कुछ लास्ट कोविड के बाद टाइम कर रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट के बादशाह है, सब खून के आंसू रो रहे हैं जून जुलाई में। तो सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे कि अपुनिज भगवान है, हमको कौन क्या सिखाएगा। और आज वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब हाथ जोड़ के बैठे कि बाप माफ कर दो। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बेस्ट टाइम है आपको करोड़पति बनने का। इंडियन बिजनेसेस आर गेटिंग लेजी। जो करोड़पति के बच्चे हैं, बिलियनर्स के बच्चे हैं, वो भी मेहनत नहीं करना चाहते। वो सभी ने अपना फैमिली ऑफिस खोल दिया और फैमिली ऑफिस के नाम पे स्टॉक मार्केट में और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली 70% यूथ इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा है, ड्रीम 11 पे टीम्स बना रहा है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में घुस रहा है और बोल रहा है हम 30-40 हजार कमा रहे हैं, हमको काम नहीं करना। दुनिया का एक नियम है, जहाँ पे मेहनत नहीं है या वैल्यू क्रिएशन नहीं है, वहां पे पैसा टिकता नहीं है। 90% इंडियंस आर वन बैड एक्सीडेंट अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। आजकल एम्प्लॉइज ब्लड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी चेक करते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय है कैसा। और क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारा व्यवहार है। तू लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, तूने लोन्स लिए नहीं लिए, तेरे कितने लफड़े है, सब पता चल जाएगा सिविल स्कोर से। जो भी फार्मर 5 करोड़ के ऊपर कमाता है, आज भी वो 0 टैक्स भर रहा है। और वो फार्मर्स कौन है मालूम? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की बेटी, पॉलिटिशियंस। हमारे रियल किसान भाई नहीं है। अरे अडानी अंबानी के सामने बच्चा है अभी भी। रियल ब्रेन पावर इज मुकेश भाई। ही हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ कनेक्शंस। वो चाहे तो आज वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो। चाहे तो पैसा ही फेंकना है, पैसा ही फेंकना है। हम बोलते हैं ना इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्रोइंग। 80% आज भी मेरा देश में लोग भूखे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं है, तो इसलिए वो फ्री लोडर्स है। वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब पे टाइम पास कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री के टूल्स है। क्रिकेट मैच हो या इकोनॉमी हो, प्लीज कंपेयर योर सेल्फ विद बेटर पीपल। आपको कंपीट करना है यूएस और चाइना से। पाकिस्तान भिखारी देश है, उसको क्या देख रहे हो? 99% लोग स्टार्टअप इसके लिए करना चाहते हैं कि सर मुझे करोड़पति बनना है। वो बड़े बनेंगे नहीं। असली ग्रोवर टाइम पास शो मैन आदमी है, टाइम पास है, स्टाइलिश है, तो जैसे बोलते हैं दोगलापन करता है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। गाली गलौज करते हैं, यूथ को पसंद है। 80% ह्यूमन बीइंग्स आर स्टूपिड। दैट इज व्हाई मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूँ जनरल चीजों में। क्योंकि आप वोटिंग करते हो तो आप एक ही ऐलान कर दो, भाई फ्री अनाज, फ्री पानी, तो जो फ्री बोलता है वो आ जाता है। कोविड को बनाया इसके लिए था कि देश का पॉपुलेशन कम हो, नहीं तो हाउ डू यू रिड्यूस अ पॉपुलेशन? 7 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन आप रिड्यूस कैसे करोगे? आज हमारे साथ हैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो ना सिर्फ इंडिया के टॉप बिजनेस माइंड्स को गाइड करते हैं बल्कि खुद भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। भाषेश गाला सर, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ 39 सॉल्यूशंस ग्रुप। इनका नाम फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रैटेजी की दुनिया में बहुत बड़ा है और इनकी एक्सपर्टीज को जी न्यूज और न्यूज मेकर जैसे टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फीचर भी किया गया है। यही नहीं, इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ इंडिया और फोर्ब्स इंडिया आइकन्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो भाषेश गाला जी से बेटर फिट और कौन हो सकता है जिनसे हम और आप फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर एसआईपीज, आईपीओ, स्टॉक मार्केट, टैक्स सेविंग एंड इवन बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट तक के बारे में जान सकते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हमने भाषेश गाला जी से जानने की कोशिश की कि नए फाइनेंशियल ईयर के लिए लोग अपने फाइनेंसिस को सही तरीके से कैसे प्लान करें, एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपनी वेल्थ को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं, एसआईपीज और स्टॉक्स बेटर हैं या क्रिप्टो और आईपीओस, रिलायंस, अडानी, टाटा जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स से स्टार्टअप क्या सीख सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का इंडिया के इन्वेस्टर पर क्या इंपैक्ट है। इसके अलावा हमने उनसे यह भी समझने की कोशिश की कि अगर 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके और सही डिसीजन लेने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत महसूस हो रही है, तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। Hi, sir. Welcome to the Misfit Humans podcast. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है जी एंड आई थिंक 2 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं एक जी इंसान की लाइफ में। जी एक मार्च एंडिंग होता है और एक जुलाई होता है, जी राइट? एंड ज़्यादा परेशान इंसान मार्च के फाइनेंशियल ईयर एंड की टेंशन में निकाल देता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, पैसा कैसे एलोकेट करूँ, जी वेयर शुड आई पुट माई एग्स, शुड आई पुट देम इन वन बास्केट और शुड आई पुट देम इन डिफरेंट बास्केट्स। जी तो आज का पॉडकास्ट करने का मेन जो मोटिव है जी वो लोगों को अवेयर कराना है कि वेयर शुड दे कीप देयर एग्स, शुड दे कीप देम इन वन बास्केट, should they allocate their investments in a particular manner जी so that they yield more out of it.
इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल रूल है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंड टाइम द मार्केट। इतने लोग इतने साल से, कुछ लास्ट कोविड के बाद टाइम कर रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट के बादशाह है, सब खून के आंसू रो रहे हैं। लास्ट 12 महीने की जर्नी पे देखो, ओके, लास्ट अप्रैल जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, जून जुलाई में, तो सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे कि अपुन ही भगवान है, हमको कौन क्या सिखाएगा। और आज वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब हाथ जोड़ के बैठे कि बाप माफ कर दो। सो इट इज ऑलवेज कि आपको ये डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म पेशेंस का गेम समझना चाहिए। और ये फाइनेंशियल ईयर ने लोगों को बहुत सिखाया है कि भाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट इजी कप ऑफ टी, और सिर्फ उसके ऊपर आपके सपने और घर नहीं चल सकते, आपको लाइफ में काम और मेहनत भी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए? देखो, एक कोविड के बाद का है ना, पूरी दुनिया, एज, इंडिया चेंज हो गया। ये दुनिया अब इंस्टाग्राम से भाग रहा है। तो लोगों ने सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया कि हमारा घर स्टॉक मार्केट से चलेगा, और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देख के, स्टॉक मार्केट की टिप को समझ के, वो एक ही चीज समझ रहे कि भाई हम महीने का 50,000 आराम से कमा सकते हैं, तो हम नौकरी क्यों करें, काम क्यों करें। तो वो स्टॉक्स में, आईपीओ में पैसे लगाते थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जब मार्केट्स करेक्ट हो रहा है या थोड़ा डाउन जा रहा है, तो वो पैनिक कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड। इमोशंस पे काबू नहीं रखना, इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है स्टॉक मार्केट में। और खास करके यूथ में, वो आए थे यहाँ पे पैसा बनाने, 2-3 साल ठीक ठाक पैसा बनाया, अब जब वो ब्लीड कर रहे हैं तब उनकी हालत खराब हो गई। और एक रेड अलर्ट मैंने देखा है, कुछ लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन या सुसाइड के केस पे आ गए। मालूम है क्यों? उन्होंने पैसे बनाने के ग्रीड में लोन्स लिए कि भाई स्टॉक मार्केट तो दे रहा है, लोन्स ले लो। पर्सनल फाइनेंस, चाइनीज एप्स है, आपको महीने के 2-3% पे आपको लोन्स दे रहे हैं, वहां से 2 लाख 3 लाख लोन मिल गया। अरे लोन चुका लेंगे, आईपीओ में लगा दो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, फ्यूचर ऑप्शन में लगा दो। वहां पे यूएस में पुष्पा आया, ट्रम्प पागलगिरी कर दिया, स्टॉक मार्केट गिर गया। अब ना इनके पास इनकम है, ना लोन चुकाने का कोई सोर्स है, ना उनके पास स्किल्स है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप आज के यूथ के लिए और आज के लोगों के लिए। सो मार्केट करेक्शन को समझाओ थोड़ा सा फॉर द पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल, यानी एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा समझ सकता है, ऐसे समझाता हूँ। ठीक है। अगर आप हर साल मुझे 10 रुपया कमा के देते हो जी, तो मुझे लगता है कि भाई ये ऐसा कोई आदमी है, ये ऐसा कोई एसेट है, इसको अगर मैं परमानेंटली खरीद लूं तो मुझे उसका वर्थ कितना मिलना चाहिए। तो कोई बोलता है 100 रुपया, कोई बोलता है 150 रुपया, लेट्स अज्यूम 150 रुपीज। तो समझो 150 रुपए पे मैंने एक जादू का कप खरीद लिया और वो हर साल मुझे 10 रुपया देगा। ठीक है। प्रॉपर्टी है या स्टॉक हो, राइट। इसको हम कहते हैं अर्निंग्स मल्टीपल या पीई रेशियो। ओके। यानी व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। यानी अगर कोई डीमार्ट का स्टॉक आपको 10 रुपया कमा के देता है तो आप उसको 15 टाइम्स मल्टीपल दे सकते हो। सिंपल लॉजिक है कि कोई फिक्स डिपॉजिट है, आपने उसमें 100 रुपया डाला, वो 7% आपको फिक्स देता है, तो हर साल आपको वो 7 रुपीज देगा। तो इनडायरेक्टली अर्निंग मल्टीपल आपका हो गया 14 का, कि भाई 1 रुपये प्रॉफिट करने के लिए मैं 14 टाइम्स देने के लिए तैयार हूँ। पूरे वर्ल्ड में अर्निंग्स मल्टीपल चलता है 10, 15, 20। ओके। इंडिया में चल रहा था 50 और 100। डीमार्ट 100 के अर्निंग मल्टीपल पे था, यानी 1 रुपया प्रॉफिट मुझे अगर चाहिए, आई एम विलिंग टू पे 100 रुपीज टुडे। तो भाई आपको यील्ड 1% ही मिल रहा है। अब ये इतना हाई क्यों आ रहा था? क्योंकि बबल था, वैल्यूएशन का गेम था, लोगों को लगता था कि हाई ग्रोथ आएगा। लेकिन जैसे ही ट्रम्प आ रहा है, यूएस में वापस ग्रोथ आ रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, रियलिटी 15, 20, 25 के ऊपर ही अर्निंग मल्टीपल्स आएगा। और ये हमेशा याद रखना, इन द लॉन्ग रन कोई भी कंपनी 10, 15, 20 के अर्निंग मल्टीपल से ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये करेक्शन जो आया है वो अर्निंग मल्टीपल्स को फेयर वैल्यूएशन पे लाया है। आप समझो कोविड के बाद लोगों के पास काम नहीं था, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा था, आरबीआई ने, यूएस गवर्नमेंट ने पैसे पंप किए थे, सब स्टॉक मार्केट में गए। पूरी दुनिया इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग। आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कोविड के टाइम पे लास्ट 10-20 साल में जितना प्रिंट नहीं किया होता, 1 साल पे पैसे प्रिंट किए। ओके। उसका सिंपल रीजन है कि भाई लोग डिप्रेशन में है, लोगों के पास काम नहीं है, तो अगर बैंक के पास पैसा रहेगा तो वो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, वो उनको खाने पीने के लिए पैसे दे देंगे, बिजनेस को लोन्स दे देंगे। तो पैसा इतना प्रिंट हुआ तो बैंक्स ने क्या किया मालूम है? सबको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? चाइना में आएगा, इंडिया में आएगा। चाइना में कोविड का लफड़ा है, ऑलरेडी चाइना के साथ वॉर के डर है यूएस को, तो पूरा पैसा आया इंडिया में। और ये पैसा इंडिया में आया तो बोली लगने लगी कि भाई मैं इसका 10 नहीं, मैं 20 मल्टीपल दूंगा, 50 मल्टीपल दूंगा। बायजू जैसे कंपनीज को, जो अच्छा कंपनी है, उसको हाइप करके $22 बिलियन का वैल्यूएशन मिल गया, क्योंकि आपके पास फ्री मनी है। तो वो फ्री मनी के कारण इतना बड़ा वैल्यूएशन बबल हो गया। और आज
जब रियलिटी चेक आ रहा है, यूएस में पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो रहा है, यूएस में ग्रोथ दिख रहा है, तो इन्वेस्टर्स आर पुलिंग मनी आउट और इसके लिए यहाँ पे वैल्यूएशन वापस फेयर हो रहा है. तो दिस इज द रीजन व्हाई द क्रैश इज कमिंग. एंड मेरा अभी भी मानना है कि और 10-15% करेक्शन होना अभी भी बाकी है. What ये मेरा about the मानना है. people who have invested so much in the market? अब उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए कि भाई जो नीचे चला गया अब वापस ऊपर आएगा? देखो, इन्वेस्टमेंट को टाइम करना कोई भी कर नहीं सकता. अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पता है कि ये बॉटम है, ये टॉप है, तो इट इज अ लक गेम. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है. मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बेस्ट टाइम है आपको करोड़पति बनने का. कैसे? When markets are down, when recession is there, billionaires are made provided दो कंडीशन हो. एक, आपके पास डिसिप्लिन हो. सेकंड, आपके पास लिक्विडिटी सेविंग्स हो. पीपल डू नॉट हैव सेविंग्स. वो लोगों के पास सेविंग्स नहीं. अगर आज मेरे पास सेविंग्स है तो मैं क्या करूंगा? HDFC बैंक, फैंटास्टिक रिटर्न्स, मुझे प्यार है वो कंपनी से. प्रोटीन करके स्टॉक है, ऐसे 10-20 स्टॉक है. हर हफ्ते 5-5 स्टॉक लूंगा. मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जैसे नीचे जाएगा तो मेरा और परचेज करते रहूंगा. व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज सेलिंग, आई विल बाय एट दैट टाइम, तो मुझे बेस्ट डील्स मिलेंगे. छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पीपल विल कनेक्ट, कि जब लोगों की फटी पड़ी रहती है आपको अच्छी वैल्यूएशन मिलती है. कोविड के टाइम पे काफी लोगों को पैसे की जरूरत थी तो प्रॉपर्टीज पानी के भाव पे बेच दिया. राइट. वो टाइम पे जिसके पास पैसा था या जिसके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री था वो राजा था. तो दिस इज अ टाइम वेयर पीपल हु हैव सेविंग्स, इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू विल मेक मनी. तो अभी मेरे हिसाब से आप टाइम मत करो, हर वीक, हर 15 दिन थोड़े थोड़े शेयर्स, थोड़े थोड़े म्यूचुअल फंड्स अक्यूमुलेट करो. ये बेस्ट टाइम. दिस इज द राइट टाइम टू बाय. दिस इज राइट टाइम टू बाय, होल्ड एंड बी पेशेंट. ऑलवेज बी पेशेंट. और आप कभी भी एक स्टॉक बाय मत करो, आप उसको स्प्रेड करो. नॉलेज नहीं है तो इंडेक्स फंड ले लो पूरा. ओके, ये क्या है हम आगे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक मैं इनसाइट देता हूँ. मेरी वाइफ बहुत क्लियर थी, वो बोलती है कि बस तू स्टॉक्स ले रहा है, मेरे को गोल्ड पसंद है. तो उसने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर 2 साल में रखा. ओके. आज स्टॉक्स गिरा लेकिन गोल्ड कितना बड़ा है. राइट. अगेन की इज डाइवर्सिफाई. आप थोड़ा गोल्ड में एक्सपोजर रखो, सिल्वर में एक्सपोजर रखो, कंपनीज में एक्सपोजर रखो, रियल एस्टेट में एक्सपोजर रखो. एंड कंपलसरी, बार बार बोल रहा हूं, वो इंसान करोड़पति बनेगा जिसके पास एफडी और सेविंग्स रहेगा. फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं, एफडी रखना मूर्खता है. मैं बोलता हूं एफडी रखना बेस्ट है. क्यों? ऐसे टाइम पे आपके पास पैसा है. आज समझो आपको तकलीफ है, आप अपना घर 2 करोड़ का घर भी 1 करोड़ में बेचने को तैयार हो जाओगे. मुझे पैसे आज चाहिए. राइट. आज स्टॉक्स कम में मिल रहे हैं तो मैं मेरा एफडी तोड़ के इन्वेस्ट कर सकता हूँ. सो पीपल हु हैव कैश आर गोइंग टू बी करोड़पति किंग्स इन रिसेशन. और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सेविंग्स पूल हमेशा रखो. लेकिन लोग क्या करते हैं, जितना पैसा है या तो स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं और दूसरा क्रेडिट कार्ड पे जीते. सेविंग्स तो दूर की बात है, सब नेगेटिव में रह रहे. राइट. तो ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि लाइफ में जो सेव करेगा, जिसके पास रेडी कैश रहेगा, वो हमेशा किंग रहेगा, हमेशा किंग रहेगा. बट जो इंसान ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और ऑलरेडी एक साइकिल के अंदर, दैट विशियस साइकिल ऑफ यू नो वेयर, जहां पे बंदे ने सारा पैसा तो डाल दिया. यस. लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन. जी. एक इंसान के पास जी 2 लाख रुपए था जी या उसने धीरे धीरे करके स्टॉक्स में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया. जी अब उसका 2 लाख का पोर्टफोलियो हम्म. 1,40,000 रुपए का रह गया है. जी. अब उसको होल्ड करना है, सेल करना है, या उसको उस ही पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है या अपनी चीजों को सेटल डाउन करना है, सो दैट द लॉस दैट ही हैज हैड बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन, उससे वो वापस प्रॉफिट बना पाए. देखो, यही माइंडसेट है कि उसने जो 2 लाख इन्वेस्ट किया वो किसके लिए इन्वेस्ट किया. अगर वो अज्यूम कर रहा है कि ये 2 लाख इन्वेस्ट करके हर महीना में 10-15 हजार कमाऊं और मेरा घर या मेरा पार्टी लाइफस्टाइल चले, स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर दैट. स्टॉक मार्केट फॉर 90% पीपल इज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. ओके. तो जो लोग, या तो आप इसको अपना बिजनेस बना लो कि फुल टाइम आप डेटा स्टडी करो, डेली ट्रेड करो, वो करो, या तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए छोड़ दो. अब अगर आपने 2 लाख डाल दिया और लॉस हो गया तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली रीशफल करो. जो स्टॉक आपको लगता है कि अगले 3-4 साल में बाउंस बैक होगा ही नहीं, उसको आप निकाल दो. बाकी जो स्टॉक्स में पोटेंशियल है लेकिन मार्केट एनवायरमेंट के कारण है, होल्ड, बी पेशेंट. स्टॉक मार्केट इज अ पेशेंट गेम, इट्स अ एज ऑफ कंपाउंडिंग. आप इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. तो जो आदमी का 2 लाख का 1,40,000 हो गया, वो स्टॉक एनालाइज कर ले. जो स्टॉक में फ्यूचर ही नहीं उसको बेच दे, थोड़ा लिक्विडिटी रखे और बाकी स्टॉक्स को होल्ड करो. और जो अच्छे स्टॉक्स है, समझो जो स्टॉक्स बेच दिए, उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वो पैसे से मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करूं. हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? देखो, व्हाट आर द की फैक्टर्स? देखो, बहुत सारे फिर इन्फ्लुएंसर्स है. मैं मेरा क्राइटेरिया आपको बोल देता हूँ, बहुत सिंपल है. मैं 4 चीज चेक करता हूँ. एक है पीई रेशियो.
ओके, कि भाई अल्टीमेटली बिजनेसेस नीड टू जनरेट प्रॉफिट. राइट, स्विगी, जोमेटो सब ने वैल्यूएशन गेम कर लिया, अब सब प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. राइट, तो अगर पी रेशियो रीजनेबल है, 25-30 के नीचे है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा. अगर 25-30 के ऊपर है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. मुझे लगता है वो स्टूपिड है. सेकेंड, वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है. समझो एथर का आईपीओ आ रहा है, जी, एथर लॉसेस में है, बट मुझे लगता है ईवी का फ्यूचर अभी भी अच्छा है. राइट, तो मैं थोड़ा उसमें अपने पोर्टफोलियो में, समझो 20 लाख का पोर्टफोलियो तो 1 लाख का शेयर ले लूंगा, 50,000 का ले लूंगा. तो मैं इंडस्ट्री को भी देखता हूँ कि किसका टाइम आने वाला है. थर्ड, उसका लोन्स कितना है. अगर ज्यादा लोन्स है तो मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि वो फट जाएगा टफ टाइम्स पे. एंड फोर्थ, उसके पास यूनिक स्ट्रैटेजी क्या है. अगर कंपनी के पास यूनिक स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा. जैसे ओला के पास उसका खुद का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो यूनिक स्ट्रैटेजी है. एथर के पास स्ट्रॉन्ग R&D है. तो मैं ये 4 चीज स्टडी करके ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए. कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट को वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा क्विक मनी समझने लग गए हैं, बिल्कुल. एंड दैट इज वेयर द मार्केट करेक्शन टुक प्लेस. आई टेल यू वन मोर बिग स्टेटमेंट. उदय कोटक साहब, वेरी स्मार्ट गाय, उन्होंने बोला कि इंडियन बिजनेसेस आर गेटिंग लेजी. जो करोड़पति के बच्चे हैं, बिलियनर्स के बच्चे हैं, वो भी मेहनत नहीं करना चाहते. वो सभी ने अपना फैमिली ऑफिस खोल दिया और फैमिली ऑफिस के नाम पे स्टॉक मार्केट में और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे. सो आप एक चीज समझ लो, इन्वेस्टमेंट को साइड में मारो. आप आज अपने स्किल्स और घर चलाने के लिए क्या काम कर रहे हो. अनफॉर्चुनेटली 70% यूथ इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा है, ड्रीम 11 पे टीम्स बना रहा है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में घुस रहा है और बोल रहा है हम 30-40 हजार कमा रहे हैं, हमको काम नहीं करना. उन्होंने अपने जिंदगी के 3-4 साल बर्बाद कर दिए. आज स्किल नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, स्टार्टअप नहीं है. और अब उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट मेरे को रोज दूध निकाल के नहीं देगा. सही बात. स्टॉक मार्केट हमको फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा. एक एनालॉजी आपके ऑडियंस के लिए हमेशा मैं देना चाहूंगा. पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट समय कब है. पेड़ कब लगाना चाहिए. पेड़ कब लगाना, बारिश के मौसम में? नहीं, 20 साल पहले. 20 साल पहले पेड़ अगर आपके दादा या पापा लगाते तो आज आपको आम मिलता. तो आप स्टॉक मार्केट आप अपने आप के लिए नहीं, 20 ईयर्स के बाद के लिए वो विजन से आप लगाओ. कि समझो एक स्टोरी था कि एक दादा हॉस्पिटल में था, उसके पोते को पता चला कि दादा के पास इतने MRF के शेयर्स और MRF का कीमत 80,000 रुपये. तो शेयर्स आर नॉट मेंट फॉर यू, दे आर मेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, लेगेसी क्रिएशन एंड सोसाइटी डोनेशंस. अगर आप शेयर मार्केट इसके लिए करो कि हर महीना 30,000 में कमा लूंगा, उससे पार्टी कर लूंगा, क्रिप्टो में जाऊंगा, तो 90% फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ स्कैम करेंगे. स्टॉक मार्केट आपको लूट लेगा और फिर आप ना बैकग्राउंड में सुनना, लेला तुझे लूट के लेगी, लिख के ले ले. ये गाना आप चलाते रहना, बसेस सर ने बोला था. सो इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, प्लीज ट्रीट इट एज अ बिजनेस. एक मंदिर है, आप स्टडी करो. सिर्फ टिप्स पे मत जाओ, आप स्टडी करो, टेक्निकल चार्ट्स पढ़ो और वहां पे भी डाइवर्सिफाई करो. लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, भाई एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया ये स्टॉक ले लो, आंख बंद करके ले लिया, दिन भर पार्टी किया और फिर वहां से प्रॉफिट कमाया. तो दुनिया का एक नियम है, जहां पे मेहनत नहीं है या वैल्यू क्रिएशन नहीं है, वहां पे पैसा टिकता नहीं है. फ्री का लंच कभी भी डाइजेस्ट होता नहीं. आप इमेजिन करो, आप पूरा दिन मेहनत करो और मेहनत करने के बाद घर पे दाल चावल खाओगे ना, वो आपको डाइजेस्ट होगा. लेकिन फ्री के किसी के शादी में जाओ और 100 कोर्स का मील होगा, आप ठूसते ही जाओगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा. तो बिना मेहनत किए आप डिजर्व नहीं करोगे, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होगा. तो ये यूथ को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, फॉर फुलफिलिंग गोल्स. कि भाई 10 साल में मुझे अपना घर करना है, 20 साल में मेरे बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन करना है. इट्स अ गुड टूल फॉर गोल क्रिएशन, नॉट अ टूल फॉर डेली पॉकेट मनी, नॉट अ टूल फॉर डेली लाइफस्टाइल. और इसके लिए जॉब्स, बिजनेस और अपने स्किल्स पे ध्यान दो. सिर्फ स्टॉक मार्केट में बैठे बैठे आप काम कर रहे हो तो आपकी वाट लगेगी. और यही प्रूफ हो रहा है मार्केट में. जैसे मार्केट ने थोड़ी बेवफाई की, 30% लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दी. नितिन कामत का स्टेटमेंट है कि 30% ट्रेड वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन. उसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास 10-20% शॉक अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं है और तुम ये समुद्र में तैरने चले थे. इट इज नॉट पॉसिबल. अभी आपने कहा कि FD इज बेटर देन SIP. ओके, You only said कि Yes, FD में इन्वेस्ट करो, it is on the safer side because you will have more liquidity than anything else, right? एक इंसान को क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन SIP, and if not, why should a person opt only for fixed deposit and not for SIP? मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, SIP स्कैम है. SIP Okay. स्कैम है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, विद अ बिग डिस्क्लेमर. Right. बहुत पावर टूल है SIP में क्योंकि डिसिप्लिन है.
कि भाई महीने के 5 तारीख को तेरा 2000 कट जाएगा, 15 तारीख को 2000, तो डिसिप्लिन इसके लिए अच्छा है। बट आपके पास कंट्रोल नहीं कि आप जो SIP में डाल रहे हो वो थीम में इन्वेस्ट कर रहा है, कि वो पापा अर्थ कंपनी का शेयर्स ले रहा है, वो ओला का शेयर्स ले रहा है, किसका शेयर्स ले रहा है, अंदर क्या डील चल रहा है, वी डोंट नो। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, वी डू नॉट नो। तो SIP इसके लिए अच्छा है क्योंकि डिसिप्लिन बिल्ड होता है। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ऑलवेज डाइवर्सिफाई, फॉलो द रूल ऑफ 5। मैं हमेशा बोलता हूँ 5 चीजों के एक्सपोजर होना चाहिए। सबसे पहले आप डिफाइन करो कि मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ, 10,000 में से मैं कितना सेव और इन्वेस्ट के लिए निकाल सकता हूँ। लोग ये नहीं करते। तो अगर आप समझो 40% निकाल सकते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, आप भगवान हो, आप भगवान हो। तो 10,000 में से 4,000 आपने निकाल दिया, वो 4,000 को आप 4 या 5 बास्केट्स में डिवाइड कर दो। ओके, एक बास्केट आप FD में डाल दो या बैंक में पड़े रहने दो, जिसको मैं कहता हूँ आपका सेविंग्स इमरजेंसी फंड। यानी इमरजेंसी रहा तो मेरे बैंक अकाउंट में 50 लाख पड़े, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, कोई इमरजेंसी रहा तो आई हैव मनी, राइट। और मैं वापिस रिपीट करता हूँ, व्हेन टाइम्स आर टफ, जिसके पास रोकड़ा रहता है, लिक्विडिटी रहता है, वो राजा है। समझो स्टॉक मार्केट एकदम गिर जाता है और मैं गया स्टॉक लेने को HDFC के सामने, और मैंने बोला मेरे को 1 करोड़ शेयर चाहिए, तो मेरे को अच्छा डील मिल सकता है। समझो HDFC इज टू बिग, बट ऐसे छोटे कंपनीज के पास जाऊंगा तो मैं अच्छा डील्स उठा सकता हूँ। सो आपके पास आप ये 4,000 रुपए में से आप 500 रुपया, 1,000 रुपया हर महीने RD कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट कर दो। ओके, अगर आपको SIP वगैरह समझ में नहीं आता तो सिंपल इंडेक्स फंड में डाल दो। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करो, इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, यूथ ही ग्रो कराने वाला है, अपॉर्चुनिटीज है, तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो। एक आप सिल्वर या गोल्ड में डालो, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर होता है, रिसेशन होता है, सिल्वर गोल्ड हमेशा 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 बढ़ता है। और 1 या 2 पार्ट है, मैं ऐसा मानता हूं, 1 पार्ट अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दे दो और 1 पार्ट डोनेट कर दो। सो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है विच यू आर सेविंग, उसके 5 भाग करो। 1 यू गिव टू योर पेरेंट्स, कि मम्मी पापा आपको जो करना है करो। 1 यू डोनेट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स। 1 सिल्वर गोल्ड में डाल दो, 1 FD में डाल दो और 1 स्टॉक मार्केट में डालो। इफ यू फॉलो दिस पैटर्न यू विल ऑलवेज बी वेल डाइवर्सिफाइड, फैमिली भी खुश रहेगा, और आप समाज के लिए और कुछ कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। आई ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मूला 5। लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लमसम भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मेरे FD में अब 25 लाख पड़े, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आया 15 लाख डाल दिया, लमसम कर दिया। यू शुड फर्स्ट हैव लिक्विडिटी। लमसम यू शुड डू ओनली व्हेन अपॉर्चुनिटी इज करेक्ट। जैसे शोएब अख्तर बॉलर है, सचिन बैट्समैन है, उसने बैट बॉल डाला तो 6 मारो ना, क्यों हर बॉल पे सिंगल लेना है? सही बात है। बट आपके पास लिक्विडिटी होना चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन पीपल डूइंग इज दे टेक लोन्स टू इन्वेस्ट। ये सबसे बड़ा मूर्खता है, दिस विल डिस्ट्रॉय देम। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं लोग SIPs में इन्वेस्ट करने के टाइम पे? नहीं, SIP इसमें कि बिना एनालिसिस का वो ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देख के SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना लॉजिक लगाइए, मेक श्योर योर पोर्टफोलियो इज रिव्यूड। और हम इंडियंस की गंदी आदत है, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि सर आपके पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने के लिए मैं आपसे 2,000 रुपया चार्ज लूंगा, आप मुझे वो 2,000 रुपया दोगे क्या? जेन्युइनली बोलना, दोगे? नहीं दोगे। वी इंडियंस डोंट लाइक टू पे। लेकिन फिर अगर मुझे कमाना है तो मैं क्या करूंगा? अरे ऐसे कोई स्कीम में डाल दो जहां पे मेरे को कमीशन मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, मलाई मिल रहा है। सो वी डू नॉट हैव प्रोफेशनल्स एंड वी डू नॉट पे प्रोफेशनल्स। कोई अच्छे प्रोफेशनल को 2-4 हजार रुपया लेके, उससे नॉलेज लेके, गाइडेंस लेके एक बार ऑडिट करा लो। कितना पावरफुल चीज है। जब आप उसको फीस दे रहे हो तो वो गाइड करेगा, जब आप फीस नहीं दोगे तो वो क्या सोचेगा, इससे अब मैं कमीशन कैसे कमाऊं, इसको मैं B ग्रेड माल कैसे बेचूं जिसमें मुझे ज्यादा मलाई मिल रहा है, तो वैसे कमाएगा। तो वी इंडियंस विल ऑल्सो नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी। आई थिंक यहाँ से आई स्टिल रिमेम्बर माई फादर यूज टू हैव अ ब्रोकर, अ ब्रोकरेज फर्म, जहाँ से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे। एंड जब टाइम चेंज हुआ, सो आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेल माय फादर, क्या यार आप इस XYZ ब्रोकर के थ्रू पैसे को लगाते हो म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, आजकल तो एप्स हैं, हम खुद भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम ये मार्केट करेक्शन देख रहे हैं, जो पिछले 4-5 साल से जो बूम था मार्केट में, जो बबल था, अब जब वो बबल फट रहा है तो साथ में कहीं ना कहीं वो 10-15% की जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जिनकी हालत खराब हो रही है, जिनको फिन इन्फ्लुएंसर्स ने SWP के सपने दिखाए थे कि इतना इतना पैसा डालोगे, इस फंड में डालोगे, उस फंड में डालोगे, अब वो कहीं ना कहीं। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, रियल रिच पर्सन कौन होता है? प्लीज अंडरस्टैंड, अ रिच पर्सन इज दोज जिनको जीने के लिए काम नहीं करना पड़ता, यानी देयर एसेट्स वर्क फॉर देम। और वो एसेट्स कभी भी आप एक क्लास पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपने रियल एस्टेट में डाल दिया,
चाइना ने बीच में एक लॉ डाल दिया, मालूम है कि लैंड डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन, लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। आपके करोड़ों रुपए जीरो हो गए। राइट। आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, मार्केट क्रैश हो गया, और तभी आपकी बेटी की शादी है, आपको पैसे चाहिए, आप क्या करोगे? सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई। देखो बोलना बहुत ईजी है, SIP करो, SWP करो, बट डाइवर्सिफाई लॉन्ग टर्म एंड हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आदमी सक्सेसफुल होगा जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। एक बंद हुआ दूसरा चालू है, राइट, दूसरा बंद हुआ तीसरा चालू है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम भी रखो। और एक आपको मैं अलर्ट देता हूँ, सभी लोगों ने SIP इतना बोला है फिर इन्फ्लुएंसर्स ने, लेकिन किसी ने एक चीज नहीं बोला, 90% इंडियंस आर वन बैड एक्सीडेंट अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन में हमारे 80% इंडियंस रह रहे हैं, अराउंड पॉवर्टी लाइन। 80 करोड़ लोग को आज भी गवर्नमेंट फ्री अनाज दे रहा है। तो ये हार्श रियलिटी फेस करो। वो उसके ऊपर जो आता है लोअर मिडिल क्लास, वो भी एक ही बैड एक्सीडेंट से दूर है कि वो बैंक्रप्सी में जाएंगे। समझो घर में उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रिटिकल बीमार हो गया, हार्ट अटैक आ गया। आज गवर्नमेंट आयुष्मान भारत और बहुत अच्छा स्कीम्स कर रहा है, लेकिन 5 लाख में क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। अभी आपको 20 लाख रुपया चाहिए डैड को बचाने के लिए, आप क्या करोगे? ज्वेलरी बेच दोगे, घर बेच दोगे, आप लोन्स लोगे, और वो लोन्स को चुकाने के लिए बेचारा जो यंगस्टर है उसकी जिंदगी के 10 साल निकल जाते हैं। कोई भी फिर इन्फ्लुएंसर ये क्यों नहीं बोलता कि भाई 15,000 में आप अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, या 25,000 में हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। सो एवरीवन SIP के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी समझो। जो मेन वर्किंग आदमी है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और पूरे फैमिली का कंपलसरी हेल्थ कवर होना चाहिए। अदरवाइज यू आर वन एक्सीडेंट अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। अभी इमेजिन करो पूरा घर मेरे पे चलता है, और आज द वर्ल्ड इज सो डायनामिक। एयर एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आके मैं गिर गया, लोग गिर रहे, घर का क्या होगा? अच्छा मैंने लोन्स लिए हुए, वो लोन्स का क्या होगा? तो वाइल आप SIP भी कर रहे हो, ऑल्सो डू रिस्क मैनेजमेंट कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को एटलीस्ट 50 लाख मिले। बहुत सिंपल है, ऑनलाइन ही है, प्लेटफॉर्म से आप ले लो। और अगर मुझे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मेरे को कुछ क्रिटिकल इलनेस, कुछ कवरेज मिले। तो SIP के साथ साथ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, लाइफ कवर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंश्योरेंस Yes. इन अ बेटर मैनर। चलो सिंपल तरीके से। सिंपल। Yes. और क्योंकि ना लोग कहीं ना कहीं, एज आई कम फ्रॉम अ हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ जी, बैकग्राउंड, जी राइट, मेडिकल बैकग्राउंड, जी और मैं देखता हूँ कि लोग इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ इंश्योरेंस कराते हैं। उनका ये होता है कि सिंप्लीफाइड वे में कि इंश्योरेंस का नाम बस इंश्योरेंस हो रहा है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, जी और प्लानिंग कुछ भी नहीं है। जी क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका जो खर्चा होता है ना, जो आपके माइंड में कैलकुलेटेड खर्चा होता है, और जो हॉस्पिटल में खर्चा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यस, क्योंकि आपने रिस्क प्लानिंग करी नहीं, बिल्कुल नहीं करी। तो इंश्योरेंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाओ कि हाउ टू प्लान योर इंश्योरेंस, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस शुड अ पर्सन बाय, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट एवरीबडी शुड हैव। बिल्कुल। देखो एक पहले गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करते हैं। मोदी है। साहब, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जी। 5 लाख आयुष्मान भारत जी। गरीबों को दिया, सीनियर सिटीजन्स को दिया, एक्सीलेंट। सेकंड, गवर्नमेंट बोलता है आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो प्रधानमंत्री बीमा योजना भी एक प्लान है जी। तो उसमें भी आप डालो, तो अगर आप मर गए तो भी आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाते हैं। यानी गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। लेकिन अब आप एक प्लानिंग कर लो। सबसे पहले हम देते हैं कि घर कमा कौन रहा है, घर चला कौन रहा है। Right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग SIPs कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, होम लोन्स ले रहे हैं, पर घर चला कौन रहा है? सब जो घर का बेटा चला रहा है, या हस्बैंड वाइफ दोनों चला रहे हैं। बट नॉर्मल क्लास में ले लो कि घर बेटा चला रहा है, वाइफ हाउस वाइफ है, घर पे बूढ़े बाप बाप है, छोटे बच्चे, तो वो आदमी कितना रिस्क पे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 50,000 रुपए में, उससे मेरा होम लोन जा रहा है, उससे मेरा बाइक का लोन जा रहा है, SIP जा रहा है, और मेरे घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं। अगर मेरे हाथ कट गए किधर जाते जाते, मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेन अर्निंग मेंबर है, मेन, उसका पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। और इंश्योरेंस में भी बहुत स्कैम होता है। लोग क्लब करते हैं कि इंश्योरेंस में मनी बैक गारंटी देंगे, रिटर्न देंगे। भाई कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इसका रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि मेरे को पॉलिसी कम भरना है। राइट। मेरे को मिनिमम पॉलिसी भरना है, मिनिमम प्रीमियम भरना है। तो भाई मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आज साल का 12 लाख रुपया कमा रहा हूँ, या साल का 6 लाख कमा रहा हूँ, मिनिमम 20 टाइम्स का लाइफ इंश्योरेंस कवर मेरे पास होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। अगर आपके पापा 12 लाख रुपया कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 टाइम्स, 1 करोड़ 20 लाख का, या ट्राई करो 20 टाइम्स 2 करोड़ 40 लाख का कवर हो, कि उनको कुछ हो गया तो एटलीस्ट वो पैसे आके आप होम लोन प्रीपे कर लो और आप अपनी जिंदगी निकाल लो। ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि मेन अर्निंग मेंबर का रिप्लेसमेंट हो गया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। लोग यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस पे नाम पे LIC जाते हैं। जी। LIC अच्छा है, लेकिन LIC का प्रीमियम बहुत महंगा है।
यानी समझो 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए अगर मैं LIC में मैं जाता हूँ तो मुझे 200 रुपये लगेगा। मैं और कोई रेप्यूटेड बैंक का अगर प्रीमियम लेता हूँ तो शायद मुझे 140 रुपये लगे। ओके। तो टॉक टू एन एक्सपर्ट भाई, 1000 रुपया खर्च करके एक्सपर्ट से बात करो, कंजूसी मत करो। और टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं है, आदमी मर गया, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको पैसे मिलने ही है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे को ICICI बैंक का LIC पसंद नहीं, मेरे को LIC ही चाहिए। ICICI बैंक का, HDFC बैंक का जो रेप्यूटेड है उनके टर्म प्लान्स ले सकते हो। ऑलवेज एंश्योर कि एडवाइजर आपको प्रॉपर गाइड करो। और ये मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक, ओके, आपने प्रीमियम भी भरे, आपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी भरे, आपका मेन मेंबर गुजर गया, फिर क्लेम मिसमैच होता है, क्लेम वो देते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फॉर्म भरते तब हम ऑनेस्टली भरते नहीं, हमें बोला नहीं जाता। इफ यू आर स्मोकिंग लिखो भाई आई एम स्मोकिंग, हमको कोई डिजीज है लिखो डिजीज, भाई 2-3 हजार प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन कल उठ के कंपनीज तो बहाना ढूंढते कि भाई इसको मैं क्लेम कैसे ब्लॉक करूं, और उनको पता चल जाता है। AI का जमाना है, डेटा का जमाना है, सब पता चल जाता है। अभी आपने अपने फॉर्म में लिख दिया कि आई डू नॉट स्मोक, और इंस्टाग्राम पे कभी हुक्का पीते हुए पकड़े गए, वो तो चिपका देगा ये स्मोक कर रहा है, हम इसका पॉलिसी डिसअलाउ कर रहे हैं। ऐसे केसेस हुए हैं दोस्त, ये रियल लाइफ स्टोरीज बोल रहा हूँ। फिर आपको फाइट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप बोल दो, जो भी है बोल दो, पॉलिसी प्रॉपर भरो, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। अनरिटन रूल है कि भाई अगर तुम 5 साल 6 साल प्रीमियम भर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास लाइफ का कुछ इश्यू हो गया या हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो लोग सपोर्ट करते कि भाई ये फ्रॉड केस नहीं, ये जेन्युइन केस है। तो स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। तो सबसे पहले मेन अर्निंग मेंबर का आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टर्म प्लान ले लो। सेकंड, एक पूरे फैमिली का एक फैमिली फ्लोटर आता है, जिसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मम्मी पापा, जो भी डिपेंडेंट्स हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। सबका इंडिविजुअल लेने के अगर पैसे प्लानिंग नहीं है तो आप फैमिली फ्लोटर ले लो। और फैमिली फ्लोटर आज के जमाने में मिनिमम 10 लाख का होना ही चाहिए। ओके। तो फैमिली फ्लोटर आप 10 लाख का लोगे तो 30,000 जितना कुछ उसका साल का प्रीमियम आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन एज एंड क्या क्या है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर बीमार हुआ तो 10 लाख का उनको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है। और उसके ऊपर एक थर्ड इंश्योरेंस आता है जिसे हम कहते हैं टॉपअप इंश्योरेंस जी। तो टॉपअप इंश्योरेंस आप 1 करोड़ रुपए का भी ले सकते हो, राइट। और उसका प्रीमियम कितना आएगा, अभी आप हंसोगे, 2,500-3,000 रुपए, 1,000 रुपए। 1 करोड़ का कवरेज 1,000-2,000 में मिलता है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? सही बात है। आई हैव टेकन अ टॉप अप। एग्जैक्टली, इवन आई हैव टेकन अ टॉप अप। 2,000 रुपया हम एक पार्टी जाते हैं तो एक रात में उड़ा देते हैं, उसमें मेरे को 1 करोड़ का एक्स्ट्रा टॉप अप कवर मिलता है। 1,000, 2,000, 5,000 जो भी हो लो। यानी खुदा ना खास्ता इमेजिन करो फुल फैमिली किधर जा रहे हो, चारों क्रिटिकल इल हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तो भी फुल फैमिली का ऑपरेशन हो सकता है, वो प्लानिंग आप कर लो, राइट। ऐसा समझ लो कि एक रात बाहर गए और हमने डिनर किया, उतने कॉस्ट में आपका कवरेज हो गया। तो ऑलवेज विथ योर SIP जर्नी डू योर रिस्क मैनेजमेंट जर्नी ऑल्सो, ये बहुत क्रिटिकल है। कहीं ना कहीं यहीं पे इंसान ना मार खाता है, क्योंकि वो सोचता है अरे यार 2,000 रुपए देखते हैं ना यार, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैं ऐसे है और वैसे है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तब पता चलता है कि वन इवेंट अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। आई एंड सेकंड, एग्री। आज हमारे बॉडीज में आफ्टर कोविड क्या कंट्रोवर्सी वी डोंट नो, हर एक को कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ। 25 साल के बच्चे हार्ट अटैक में मर रहे हैं, 30 साल के मर रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, कुछ भी। आज लाइफस्टाइल पोल्यूशन ऐसा है, द अर्लियर यू गेट योर पॉलिसी द मोर चांसेस ऑफ सपोर्ट यू विल गेट। अगर आपने पॉलिसी 20 साल की उम्र से ले ली है तो आपको अगर 25 में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो भी कोई रोक नहीं पाएगा। बट अगर आपने 35 में लिया, तभी आपने टेस्ट किया और बोला हार्ट में ब्लॉकेज है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही कैंसिल हो जाएगा, फिर जिंदगी भर आप लटक गए। स्टार्ट अर्ली। आप ऐसा समझ लो कि भाई हमको साल का 30-40 हजार ये सब के लिए साइड में रखना है, क्योंकि ये एक इवेंट हमारी जिंदगी के 10-15 साल बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको ज्वेलरी बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, और ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा, और हाथ सबके सामने फैलाना पड़ेगा। क्यों करना है भाई? साल के 25,000 एक ट्रिप कम मार, 25,000 का पूरे फैमिली को और अपने आप को कवर कर लो, तो पीस ऑफ माइंड आएगा। तो अलॉन्ग विथ SIP जर्नी डू रिस्क मैनेजमेंट जर्नी ऑल्सो। ये कोई बात नहीं करता, क्योंकि दिस इज नॉट सेक्सी बट दिस इज रिक्वायर्ड। मैं किसी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, एंड मैं सबको ना पुश करता हूँ कि यार कुछ मत करो, इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस तो करा ही लो, क्योंकि हॉस्पिटल का जब बिल आता है ना, तो उसको देख के आपके पैरों के नीचे जमीन निकलेगी। बिल्कुल। क्योंकि आपको लगता है कि हॉस्पिटल में इंसान भर्ती होगा, एडमिट होगा, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन के लिए तो 4-5-7-10 हजार रुपए लग जाते हैं। बट अगर हल्का सा भी एक दिन का स्टे बढ़ गया ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है, और वो ऐसे बढ़ता है कि आपका 2-4-5 लाख रुपए का बिल कब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। आप सोचो, रिस्क मैनेज करो। जब स्टॉक मार्केट 20% नीचे आया है तो अब पसीने छूट रहे हैं। जब 50 लाख का क्लेम आएगा
और सर्जरी कराना पड़ेगा आपको, आपके नियर डियर वंस का के खुद का, कहाँ से जुटोगे 50 लाख? सही कह रहे हो। और तब वो इमरजेंसी में प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो सामने वाला भी आपको दबाएगा, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 40 लाख में लेके जाएगा। तो हैव कवर, टर्म कवर, हेल्थ कवर्स आर मैंडेटरी। Other than that, we were also having a conversation about, अभी आपने बोला लोन रिपेमेंट्स जी। एंड लोन्स। जी। कहीं ना कहीं लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स while taking a personal loan and a business loan. जी। क्या लोन लेना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि शुड आई टेक अ लोन और शुड आई नॉट टेक अ लोन? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लोन कंपलसरी लेना चाहिए, कंपलसरी। क्यों? हाँ, बताता हूँ क्यों। बट बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, शादी के लिए, घूमने के लिए नहीं। एंड सेकेंड, लोन उनको ही लेना चाहिए जिनके बैंक में पैसे हो। ये कितना बड़ा फनी स्टेटमेंट है। अभी आपको गाड़ी लेना है, आपकी ताकत है, आपका वो कैपेबिलिटी है कि आप 15 लाख का गाड़ी ले सकते हो। ओके। बट आपको टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए, डिसिप्लिन के पर्पस के लिए कार लोन लेना है तो आप लीजिए। लोग क्या करते हैं, जैसे 30,000 का मेरा इनकम हो गया, भाई मैं तो 15 लाख का गाड़ी लेने वाला हूँ। सो आप अपने इनकम के बेसिस पे EMI करके आप लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हो। तो मैं लोगों को हर एक को एक सिंपल चेक बोलता हूँ, आप अपने साल का मुझे इनकम बोल दीजिए, 12 लाख रुपए इनकम है साल का, जितना भी इनकम है उसके सामने आप मुझे लोन बोल दीजिए कितने रुपए का लोन है। इफ योर लोन इज 2 times योर एनुअल इनकम, यू आर गोइंग टू गेट स्क्रूड। अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके पास लोन सिर्फ 24 लाख 25 लाख का है, यू आर गोइंग टू गेट स्क्रूड। होम लोन को छोड़ के, कार लोन है, पर्सनल लोन है, मोबाइल लोन है, वो सबको छोड़ के। तो लोन आदमी क्यों लेता है? मुकेश अंबानी सब लोन लेते हैं, उनको जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा, एप्पल जैसा कंपनी है, उसके बैंक में $60 बिलियन ऐसे ही पड़ा है, 60 बिलियन US ऐसे ही पड़ा है, तो भी वो लोन लेता है। क्यों? बिजनेसेस लोन इसके लिए लेते हैं, टैक्स प्लानिंग होता है, फ्री मनी मिलता है, आपको ग्रो करने के लिए इजी हो जाता है। ओके। तो बिजनेसमैन टेक्स लोन्स फॉर एक्सपांशन के आप बड़ा रिस्क ले सकते हो। बट हम मिडिल क्लास आज क्या हो गए, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हमारा इनकम उतना नहीं है, हमारा सेविंग उतना नहीं है। योलो, यू लिव ओनली वंस, यू नो। तो भाई आज खर्चा कर लेंगे, कल कमा लेंगे। तो भाई तुम्हारा सेविंग्स पूल तो है नहीं। लोन उनको लेना चाहिए कि भाई समझो मेरे को आज अगर गाड़ी लेना है, 25 लाख मेरे सेविंग्स में है, मैं आज 40 लाख का गाड़ी 25 लाख डाउन पेमेंट करके भी ले सकता हूँ। राइट। लेकिन मैं 5 लाख ही करके लोन ले रहा हूँ। क्यों? कि वो सेविंग्स इमरजेंसी पड़ा रहे, मैं और इन्वेस्टमेंट कर सकूं, डिसिप्लिन से आगे चला सकूं। तो लोग लोन इसके लिए लेते हैं कि वो लाइफ एंजॉय करे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप अपने हैसियत के हिसाब से ज्यादा बड़ा वेकेशन करना चाहते हो, आईफोन लेना चाहते हो, एजुकेशन भी करना चाहते हो बिना बेसिक्स के, तो आप जिंदगी भर EMI जीव बन जाओगे। ऑलराइट। बट अगर आपके पास यू हैव दैट मनी, यानी एक सिंपल रूल है मेरे पास कि अगर आप वो एसेट इजीली खरीद सकते हो इन अ पीरियड ऑफ 12 months, और आप थोड़ा मेहनत करके खरीद सकते हो, बट आपको टैक्स प्लानिंग के लिए या ईज के लिए लोन लेना है, तो आप लोन लीजिए। तो लोगों ने सबसे बड़ा मिस्टेक क्या किया दोस्त, ये स्टॉक मार्केट में जब पैसे बन रहे थे, क्रिप्टोज में पैसे बन रहे थे, लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं कि हाँ यार हमको 1-2% पे महीने पे लोन्स मिल रहा है, हम 5% तो यहाँ पे कमा लेते। कंफर्म न्यूज से सर, कंफर्म न्यूज, गुच्चू भाई हमारे बोलते हैं। अब मार्केट नीचे गिर गया, लोन पे नहीं हो रहा है, वो अंडरग्राउंड हो गया, सिबिल जिंदगी भर के लिए ठुक गया। जो उनको गंदे गंदे कॉल्स आ रहे, गाली गलौज आ रहे, वो प्रेशर अलग, कॉन्फिडेंस टूट गया, सब टूट गया। तो लोन्स अगर आप ले रहे हो ट्रेडिंग के लिए तो यू आर एन इडियट। लोन्स आप ले रहे हो पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए तो आप इडियट हो। लोन्स अगर आप एक्सपांशन के लिए ले रहे हो, फॉलोइंग द रिस्क प्रोटोकॉल्स, तो आप जीनियस हो। तो आप लोन किसके लिए ले रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोन के साथ एक और टर्म आता है, क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल। अरे क्रेडिट कार्ड की क्या कहानी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। पीपल आर हैविंग 5, 7 क्रेडिट कार्ड्स, उसके बाद फिर वो उसके पैसे नहीं भर पाते, परेशान हो जाते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, पैसा भर नहीं पा रहे। क्यों ले रहे हैं लोग क्रेडिट कार्ड? मतलब व्हाट इज द फैशन, व्हाई इज इट सो फैंसी टू टेक अ क्रेडिट कार्ड? देखो आजकल के यूथ हमारे इंस्टाग्राम जीवी है। हाँ। उनको ऑनलाइन पे दिख जाता है कि भाई स्विगी पे ये वाले कार्ड पे अच्छा फीचर मिलता है, अप्लाई कर लो। एप्लीकेशन में कहाँ मेहनत है, डिजिटल दुनिया है, अप्लाई कर लो, कार्ड आ गया। फिर आप देखते हो जोमेटो पे ये वाला कार्ड का फीचर है, बुक बाय शो पे ये वाला कार्ड का फीचर है, एयरपोर्ट पे जाते तो एयरपोर्ट लाउंजेस पे ये वाला कार्ड का फीचर है, घूमने जा रहे तो ये वाले कार्ड के फीचर है। तो उनको लगता है कि मुझे जितना बुक माई शो का टिकट चाहिए क्रेडिट कार्ड ले लो, स्विगी जोमेटो पे फेवरेट चाहिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लो, तो ताज होटल में घूमना है तीसरा क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्रेडिट कार्ड आजकल मिल जाता है इजीली है। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी स्मार्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर नो फी, राइट, आपको इतना हम पॉइंट्स देंगे, इतना बेनिफिट्स देंगे, तो बेचारा आ जाता है। और अगर वो पॉइंट्स के चक्कर में, फ्रीबीज के चक्कर में उसको अगर उसने मैनेज बराबर नहीं किया जी, तो फंस जाता है।
जैसे 4 क्रेडिट कार्ड है और आपने टाइम पे भरा नहीं, एक भी क्रेडिट कार्ड पे 200 रुपए का स्वाइप हुआ और आपने ऑटो पे सेट नहीं किया, आपने भरा नहीं, वो 200 रुपया कब 2 लाख रुपया हो जाएगा आपको आइडिया नहीं आएगा। मेरा एक दोस्त है, हम आपकी भी बात कर रहे थे, आपका भी स्टोरी शेयर करते हैं, मेरा एक दोस्त है, 200 रुपए का स्वाइप उसका छूट गया। उसके बाद उसको एक 50,000 रुपीज का डिमांड नोटिस आता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये वो धमकी, और सिबिल खराब हो गया वो दूसरा। तो इतना क्रेडिट कार्ड्स रखने का कोई जरूरत नहीं, मैक्सिमम कीप 2 क्रेडिट कार्ड्स एंड प्लीज यूज क्रेडिट कार्ड्स एज अ डेबिट कार्ड। हर संडे को, ये मेरा फॉर्मूला है, हर संडे को क्रेडिट कार्ड को पे कर दो, लॉग इन करके पे कर दो। See, this is one strategy, right? Yes. What is the best strategy that a person can, use to get the best out of a credit card? Rewards भी अच्छे मिले, benefits भी अच्छे मिले, और वो जो debt trap है उसमें कभी ना फंसे। चलो मैंने मान लिया, आपने कहा कि pay your bills every Sunday, उसको डेबिट कार्ड के यूज करो जी। What else? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवॉर्ड के चक्कर में पड़ो ही मत। Okay. ये रिवॉर्ड्स इतने लालच है कि कोई एक ऐसा कार्ड नहीं होगा जो आपको 100% हैप्पी करेगा। हैविंग सेड दैट, आप देख लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको समझो, फॉर एग्जांपल मेरे लिए लाउंज एक्सेस बहुत जरूरी है, आई फ्लाई लॉट, तो मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो मुझे अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस देता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, तो ठीक है एक हाथ कार्ड वैसा ले लो। बाकी आप 1000 फीचर्स को लेने जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। एंड यूज क्रेडिट कार्ड वेरी स्पेयरिंगली। क्रेडिट कार्ड का एक ही प्रिंसिपल आप सोचो, अगर आप वाणिया बुद्धि, गुजराती बुद्धि यूज करते हो कि भाई 45 दिन के लिए फ्री पैसे मिल रहे हैं, बैंक में पैसे पड़े हैं, सेविंग्स अकाउंट में भी एफडी में 6% मुझे साल का मिलता है, तो समझो 45 डेज में मुझे 1% मोटा मोटी मिल गया, तो मेरे को ये 1% ही कमाना है, मेरे को और कुछ नहीं कमाना। ये बुद्धि से आप क्रेडिट कार्ड लो। और आपको जो 1 या 2 बेनिफिट्स चाहिए, जैसे मेरे को लाउंज एक्सेस मेरे को चाहिए, तो वो वाला कार्ड लो। बाकी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ो ही मत, आप बर्बाद हो जाओगे। डू नॉट ट्राई टू गेम द सिस्टम इज फास्टर एंड स्मार्टर देन यू। कुछ लोग जाते हैं ना कसिनो में कि हाँ मैं कसिनो को तोड़ के आऊंगा। भाई कसिनो के पास इतना डेटा, सालों का एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट गेम द कसिनो। ऐसे क्रेडिट कार्ड्स को आप गेम नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्सिस बैंक का एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड है, बरगंडी कार्ड, और बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है। लोगों ने सिस्टम को गेम किया, उससे अपने बिजनेस, समझो फेसबुक का बिजनेस है, फेसबुक का एड्स रन किया, ये किया वो किया। 6 महीने बाद उनको आता है कि ये पॉइंट्स इलीगली अपने यूज किए थे, हम कैंसिल कर रहे हैं, प्लस आपको 2 लाख रुपए हमें डैमेज भरना पड़ेगा, और आप नहीं भरोगे तो हम क्रेडिट कार्ड पर तो ये ठोक देंगे आपको। इलीगली? यस, क्योंकि आपने उतने पॉइंट्स इलीगली रिडीम किए, आपको पॉइंट्स मिलता है। यस यस यस, यू स्वाइप्ड इट एंड यू गॉट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स को भी आपने रिडीम कर लिया। हाँ। वो बोलता है कि ये कैटेगरी का तो हम अलाउ ही नहीं करते, आपने जो 200 पेज का टर्म्स कंडीशन उसको ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो हम ये पॉइंट्स को डिसकैंसिल कर रहे हैं, और जो आपने रिडीम किया था ये पॉइंट्स का, जो 2 लाख रुपए का वर्थ है, वो आपको अभी हमको चुकाना पड़ेगा, हम क्रेडिट कार्ड पे ठोक देते। ये एक्चुअल केसेस हुए, ये हुए केसेस। क्यों? बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू गेम द सिस्टम। भाई डू नॉट गेम द सिस्टम, लाइफ को सिंपल रखो, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो। क्रेडिट कार्ड आप ऐसा समझो कि आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और 2-3 पर्क से उसको यूज करो। आई सी अ लॉट ऑफ यूथ, मान में कैसे है, वॉलेट में 10 क्रेडिट कार्ड रहते हैं, वो बोलते हैं ये वाला स्वाइप करो, अच्छा इस पे बैलेंस नहीं, ये वाला स्वाइप करो, इस पे बैलेंस नहीं। भाई ऐसा मत करो, 2 क्रेडिट कार्ड बहुत हो गया। एनी पर्सन मेरे नजर में जिसके पास 3 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, वो इडियट है, क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो उसका मतलब आप वेले हो, आपके पास लाइफ में काम धंधा नहीं। 2 ही रियलिटी, और क्या है। तो 2 ही रखो और उसको मैनेज करो, लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखो। अरे बहुत काम करने का बाकी है, ये पॉइंट्स के चक्कर में आप लाखों करोड़ों का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, मत करो। आप लाइफ को सिंपल रखो। हाउ टू मेंटेन अ हेल्थी क्रेडिट स्कोर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर? क्योंकि ना लोगों को कभी कभी ये समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं सिबिल सिबिल सिबिल, सिर्फ लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सिबिल को देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, गाड़ी का लोन मिल जाएगा, घर का लोन मिल जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिबिल एंड हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर? देखो मैं आपको 3 चीज बोलूंगा, फंसोगे। आजकल एम्प्लॉइज ब्लड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय है कैसा, क्या ये अपना व्यवहार निभाता नहीं निभाता। यानी कैन यू इमेजिन दैट सिबिल स्कोर इज वो ऑफ कोर्स सामने वाले से परमिशन लेते हैं कि डू यू अलाउ अस टू चेक, यू डोंट अलाउ अस टू चेक, तो हमारा प्रोसेस है, वी डोंट टेक यू, ठीक है। शादियों में आजकल लोग सिबिल स्कोर मांगने लग गए। लड़का लड़की का अरेंज मैरिज है तो बोलते ब्लड टेस्ट करो और सिबिल स्कोर भी दो। दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव हर्ड। और क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारा व्यवहार है। तू लाइफ में कितना डिसिप्लिन्ड है, तूने लोन्स लिए नहीं लिए, तेरे कितने लफड़े हैं, सब पता चल जाएगा सिबिल स्कोर से। यानी सिबिल का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए। कल उठ के आपको कुछ भी बड़ा करना है, लोन चाहिए, तो भाई सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, वेट को मेंटेन करते हो, सिबिल को ट्रैक करो। और आजकल बहुत ऐप्स है, क्रेडवेड है, एक्सपीरियन है, ऐप्स है, आपका पेटीएम एटीएम, वो आपको सिबिल स्कोर दे देता है। सिबिल के 4 प्रिंसिपल्स है। ओके, 4 प्रिंसिपल्स आप मेंटेन करो तो सिबिल हेल्दी हो जाएगा। 750 के ऊपर आप सेफ हो जाओगे, यानी 720 750 के ऊपर रखना है। एक
लोन्स लो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सर मुझे लोन से डर लग रहा है, लोन लोन लोन। भाई तेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो तुझे जब आगे बड़ा कुछ करना पड़ेगा तो क्या करेगा? तो सही बात एक है। क्रेडिट कार्ड तो हर एक के पास होना चाहिए। हम्म, एक छोटा सा कार लोन ले लो, नहीं चाहिए तो भी लो, तो एक पता चलेगा कि भाई ये इंसान के पास लोन लेने का और रीपे करने का क्षमता है। तो फर्स्ट इज कितने लोन्स है आपके पास। जीरो लोन्स इज ऑल्सो बैड, कि भाई इसके पास हिस्ट्री नहीं है, इसका व्यवहार क्या है हमें नहीं मालूम। राइट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप टाइमली पेमेंट्स कर रहे हो, बिगेस्ट क्रिटिकल फैक्टर। हम लोग क्रेडिट कार्ड में देखते हैं ना, मिनिमम अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू। आप अगर टोटल अमाउंट ड्यू पे कर सकते हो तो ही लोन लेना, मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में मत जाना, आप मर जाओगे। तो हाउ मेनी पेमेंट्स हैव यू डन ऑन टाइम? एक हाथ दो स्किप हो गया कोई मिस्टेक से, ठीक है, बट अगर बहुत स्किप हो गया आपका सिबिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि ये कैश फ्लो मैनेज नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, दे ऑल्सो चेक द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट, कि भाई कितने सालों से लोन है, क्या ये 30-40 साल से, एजिंग बोलते हैं जी। एंड चौथा वो चेक करते हैं यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या है? बसेश गाला का क्रेडिट औकात है 50 लाख रुपए, उसको 50 लाख सैंक्शन है, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो सिर्फ 10 लाख यूज कर रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन रेट 20% है। ही इज अ गुड गाय, उसका सिबिल बढ़ाओ। तो इसके लिए मैं क्यों बोलता हूँ, हर संडे संडे में क्यों अपने क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ कि यूटिलाइजेशन रेट कम दिखे, मेरा सिबिल बढ़े। तो जब भी कोई बड़े आदमी को वेयर हाउस लेना है उसको 10-11% लोन लगता है, मेरे को 9% लोन लगता है। जब भी किसी को होम लोन लेना है तो मेरे को 1% कम लग जाता है, वही कमाई है। By maintaining a good CIBIL score, you get bigger loans, you get cheaper loans, and you have a better negotiation power. यानी आप इमेजिन करो, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एक्टिविटी कर लेंगे। मैं खाली 4 बैंकर्स को मैसेज दूंगा ना कि मेरे को लोन चाहिए, आ जाएंगे वेल्थ अकाउंट्स वाले भागते भागते, सर नो प्रोसेसिंग फी, एवरीथिंग वेव्ड ऑफ, आपको जो टर्म्स चाहिए हम आपको लोन देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इनका सिबिल रेडी है, ही इज क्रेडिट वर्दी, यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं। तो सिबिल मेंटेन करने का ये फायदा है कि आप टर्म्स डोमिनेट कर सकते हो, आपको कम इंटरेस्ट पड़ता है, और लाइफ में आगे जैसे मैंने बोला था ना, शादी में, एम्प्लॉयमेंट पे, बिजनेस में सिबिल इंपैक्ट होगा ही होगा। मतलब उन लोगों को खुश होना चाहिए जिनके पास रोज बैंक से फोन आता है, सर लोन ले लो। उनको खुश नहीं होना चाहिए, अगर उनके वेल्थ डिपार्टमेंट से आता है तो ले लो, क्योंकि ये ट्रैप है। देखो इंडिया में डेटा पॉलिसी नहीं है, काफी लोग ये बोलते हैं हाँ लोन ले लो, हाँ लोन दे दो। आप लोन क्यों ले रहे हो? और आप प्लीज क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन के ना कंडीशन समझो। अभी आदमी, मैंने आपको बोल दिया मेरे को लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, और उस पर इतने पॉइंट्स है, भाई इसका एनुअल चार्ज क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, पेनल्टी फीस क्या है, पूरा समझने के पहले ही अगर हम कूद जाते हैं तो बाद में हम रिग्रेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक कार लोन था जी। कार लोन पे समझो, मैं रियल लाइफ बोल रहा हूँ, कार लोन था, एक कंपनी बोल रहा है 9%, एक कंपनी बोल रहा है 9.25%, और अमाउंट सेम है, दोनों का 10-10 लाख कार लोन है। कौन सा कंपनी का कार लोन लेना चाहिए? आई थिंक 9% वाले का लेना चाहिए, क्योंकि वो कम है। नहीं, इट डिपेंड्स कितना प्रोसेसिंग फीस है, प्रीपेमेंट पेनल्टी के नहीं है, ये एंड ऑफ मंथ कैलकुलेट करता है, इसका कंडीशन था कि सर 3 EMI हम पहले से काट देंगे, ये सब हिडन रहता है, राइट। और साधारण आदमी को समझ में नहीं आता। फिर जब बैठ के एक्सेल पे मैंने डाला तो 9% एक्चुअली 9.6% हो रहा था, क्योंकि वो 3 EMI एक साथ काट रहा है, राइट, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा ले रहा है, प्रीपेमेंट पेनल्टी दे रहा है, और ये 9.25 सिंपल 9.25 वाला है, तो मैं 9.25 में गया। यानी आपके लाइफ में अच्छे लोगों को रखो, फ्रेंड्स को रखो, या बैंक वाले के साथ ही अच्छा रिश्ता रखोगे ना, तो बैंक वाला भी आपको जेन्युइन गाइड करेगा। दे डोंट वांट टू लूज गुड कस्टमर्स, तो आपको ठगेगा नहीं। वही आदमी जो दूसरे को ठगेगा वो आपको ठगेगा नहीं कि नहीं ये लॉन्ग टर्म कस्टमर है, अच्छा आदमी है, इसको गाइडेंस दे दो। मेरे को बैंक वाला नहीं बोला सर ये 9% वाला मत लेना, ये लोग ऐसे ऐसे आपको फंसाते। 9 लोगे 9.6 देना पड़ेगा, 9.25 लोगे 9.25 ही देना पड़ेगा। यस, तो ये, और वो बैंक वाले ने बोला। तो आप इमेजिन करो कि आपको पूरा समझना है, डिस्कस करना है, गाइड नहीं करना है, यानी डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है। और अभी लकीली सेबी और आरबीआई आर कमिंग वेरी स्ट्रिक्ट कि आपके जो टर्म्स कंडीशन है एक ही पेज में दो, और क्लियर कंडीशन दो। एक पेज में कैसे देंगे? यानी आप 1000 पेज का दो, बट जो फाइनेंशियल टर्म्स है कि प्रोसेसिंग फीस क्या है, प्रीपेमेंट क्या है, वो एक ही पेज पे दो, और एंडिंग में आप लिख दो कि इफेक्टिव रेट क्या है। जो मैंने कैलकुलेट किया 9.6, अब आरबीआई मैंडेटरी बोल रहा है कि कार्ड्स को लिख के बोलना पड़ेगा कि यार इफेक्टिव रेट इज सो मच, आर लोन रेट इज सो मच। तो पहले गोल 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 घुमा देते थे, जैसे हमने बोल दिया क्लोजिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस। आप क्या, आप बैंक के सामने लड़ ही नहीं सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ऑनलाइन लो। आप क्या करोगे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालोगे, 2 दिन रहोगे और लाइफ में मूव ऑन करोगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड। वो टर्म समझो, और हमेशा लाइफ में एक डिसिप्लिन आदमी रखो। जो ऑलरेडी बैंक का ही आदमी हो उसको दोस्ती करो, उसको दिवाली गिफ्ट दो, वही आपको गाइड करेगा, क्योंकि उसको सिस्टम मालूम है कौन कैसे फंसाता है। मेरा आदत है, जो लोग पसंद है ना उनको दिवाली में अच्छा गिफ्ट देने का। वही लोग हमको ज्ञान देते, सर ये लोन मत लेना, ये वाला लोन ले लो। वो खुद बोलते हैं सर हमारे बैंक वाला लोन मत लेना, नालायक लोग है, ये वाला बैंक का लोन अभी अच्छा चल रहा है, इसका ले लो।
पीपल विल हेल्प यू इफ यू हेल्प देम। तो लोगों के साथ रिश्ता बना, वो गाइड करेंगे। एक मिथ है जी, मार्केट में कि सिबिल बार बार चेक करने से पॉइंट्स कम हो जाते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल राइट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक, सॉफ्ट चेक एंड हार्ड चेक। ओके। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो, समझो सिबिल कब चेक होता है टेक्निकली, जब आपने लोन का अप्लाई किया है, कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, पर्सनल लोन अप्लाई किया है, या कोई प्रोजेक्ट अप्लाई किया है, तो आपका सिबिल चेक होता है, तो वो इंक्वायरी होता है। हार्ड इंक्वायरी में पूरी वो आपकी कुंडली निकालते हैं। तो इंक्वायरी करते तो सिबिल को क्या लगता है मालूम है, ये आदमी लोन ले रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो आपका अगर बार बार इंक्वायरी करोगे तो आपका पॉइंट्स कम होगा। लेकिन अगर आप ये ऐप में हर 3 महीना रिफ्रेश करते तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी है। सॉफ्ट इंक्वायरी से स्कोर इंपैक्ट नहीं होता। तो सॉफ्ट इंक्वायरी हर 3 महीना 6 महीने अपना स्कोर चेक करो, अच्छा है। इनफैक्ट सिबिल का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड लॉगिन ले लो, तो आपको तो पूरा डिटेल्स दिखते जाएगा। सिबिल अलाउज यू टू डू अ पेड रिपोर्ट, आप उनके पेड मेंबरशिप ले सकते हो, आपको पूरा चेंजेस दिख जाएगा कि आपके सिबिल रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, और आपको हेल्प हो जाएगा। सिबिल की हमने बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी, हाँ, हमने इंश्योरेंस की बात करी, पैसा कमा लिया, पैसा लगा दिया, हाँ, टैक्स कैसे बचाना है, वेल्थ कैसे मैनेज करना है? दैट इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एवरीबडी वांट्स टू नो कि यार पैसा कैसे बचेगा, टैक्स कैसे सेव करेंगे, फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। देखो गवर्नमेंट ने अब टैक्स सेविंग को इनडायरेक्टली किल कर दिया। देयर आर Okay. 2 रेजिम्स। पहले हम 1.5 लाख रुपया एटीसी में डालते थे, इसमें डालते थे। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई तेरे को 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, पर तेरे को कोई ऑफसेट नहीं। तो अब टैक्स डायरेक्टली इस तरह से नहीं बचेगा, टैक्स प्लानिंग से बचेगा। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? यानी इंपॉर्टेंटली लोग क्या कर रहे हैं, मुकेश अंबानी साहब कितना टैक्स भरते रहेंगे, पर्सनल टैक्स कितना भरते रहेंगे, अंदाज नेक्स्ट टू जीरो, क्योंकि उनकी सैलरी 1 रुपये है। तेरी सैलरी 12 लाख है या 15 लाख है, तो तू मार्जिनल 3 लाख पे 10% यानी 30,000 टैक्स भरेगा। मुकेश अंबानी सैलरी नहीं लेते। मुकेश अंबानी साहब क्या बोलते हैं, मेरे को जो प्रॉफिट है मैं उसमें कंपनी के और शेयर्स बाई करूंगा और शेयर्स को अक्यूमुलेट करूंगा। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डेफरिंग टैक्स, टैक्स को डेफर कर रहे हैं। यानी आप टैक्स प्लान करना इतना स्मार्ट तरीका है कि अगर आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हो ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते, वो कुछ ना कुछ बाई करते हैं, वो लोन्स लेते हैं। एंड दैट इज वाई टेकिंग लोन्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू मिटिगेट योर टैक्स। अगर हर एक इंसान के पास होम नहीं है तो एक होम लोन ले लो, आपका टैक्स कम हो जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज ले लो। आप किधर इन्वेस्ट कर दो, तो ये इन्वेस्टमेंट करके वो लोग टैक्स डिफरमेंट करते हैं। तो टैक्स डिफरमेंट यू हैव टू समथिंग प्रिपेयर। there is a thing called ELSS funds also. यस, ये कैसे मतलब व्हाट इज द रोल दैट दे प्ले, आर दे बेटर देन द PPF? तो ELSS इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ओके, पहले के जमाने में जब ये नया रेजिम नहीं आया था, आपको सिर्फ 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट था, तो गवर्नमेंट क्या बोलता था, आप 1.5 लाख रुपया ELSS में डालो तो 1.5 लाख रुपए का हम टैक्स बेनिफिट दे देंगे, और इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। ELSS में 3 साल का लॉक इन है। बट अब ELSS का चार्म चला गया। गवर्नमेंट क्या बोलता है, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू सेव एंड इन्वेस्ट, तुमको जो करना है तुम करो, मैं तुमको नए रेजिम में, सिंपल रेजिम में डालना चाहती हूँ, तुम इन्वेस्ट करो, तुम नहीं करो, 12 लाख के ऊपर का जो इनकम है हम टैक्स करेंगे। तो ELSS अच्छा है या PPF अच्छा है, इन रियल लाइफ दोनों अच्छे हैं। अब मेरे हिसाब से ELSS का इंपॉर्टेंट स्किल हो जाएगा, क्योंकि टैक्स सेविंग है ही नहीं, ELS पे अब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं है। PPF का एक एडवांटेज क्या है कि वो टैक्स को बचाता बहुत है। आज आपने 1.5 लाख डाल दिया, 6-7-8% रिटर्न देता है, बट जब आप उसको विड्रॉ करोगे तभी भी आपका टैक्स एग्जेम्पशन है, और जो आपको इंटरेस्ट मिला वो भी टैक्स एग्जेम्पशन है। तो पीपल डाइवर्सिफाई। मैं आज भी PPF में पैसे डालता हूँ, मैं स्टॉक्स में भी डालता हूँ, गोल्ड में भी डालता हूँ, PPF में भी डालता हूँ। पीपल डाइवर्सिफाई। ऐसे और एक स्कीम है, अगर आपकी एक छोटी बच्ची है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। मेरी बेटी जब 6-8 महीने की थी तभी से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर से। हर साल हम उस पर 1.5 लाख डालते हैं। इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, यानी पैसा डूबेगा नहीं कभी। 6-7-8% जो भी रेट है वो मिलता रहेगा। और जब मेरी बेटी 18 या 21 साल की होगी तो वो फंड उसके हाथ में चला जाएगा। उसको शादी करना है, पढ़ाई करना है, बिजनेस करना है, उसके हाथ में एक लिक्विडिटी रहेगा। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बट अब ये सब स्कीम से टैक्स प्लानिंग नहीं होगा। टैक्स प्लानिंग करने के लिए आपको जुगाड़, आपको बहुत बड़े लेवल का प्लानिंग करना पड़ेगा। छोटे लोगों के साथ अब टैक्स प्लानिंग नहीं होगा। और गवर्नमेंट भी अब ऐसे मोड पे आ रहा है। गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, मेरे को डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब इनडायरेक्ट टैक्स लूंगा। तुमको बिस्किट का पैकेट चाहिए, 5% GST मैं वहां से कमा लूंगा। तुम होटल में जा रहे हो खाना खाने को, वहां पे 12% GST कमा लूंगा। तुमने अगर अल्कोहल लिया तो उस पर 28% GST कमा लूंगा। सिगरेट लिया वहां पे कमा लूंगा। गाड़ी ले रहे हो वहां पे कमा लूंगा। तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ मूविंग इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिससे आप भाग ही नहीं सकते। अगर आपने पानी का बॉटल ले लिया तो GST आप गवर्नमेंट को पे ही कर रहे हो। आपने घड़ी बाई किया, GST पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो ओनली फॉर द सुपर रिच टैक्स प्लानिंग इज नाउ अ हेडेक। मिडिल क्लास के लिए इतना हेडेक नहीं है।
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टैक्सेस, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। 12 लाख 15 लाख तक आपको जीरो इनकम टैक्स है, तो क्या हेडेक है? कोई हेडेक ही नहीं है। कैसे? मेरा एक सिंपल मानना है, आप टैक्सेशन में अगर आपको इंडिया को ये चेंज करना है, कॉन्ट्रोवर्शियल है बट दिस इज नीडेड फॉर द कंट्री। पॉइंट नंबर 1, फार्मर्स हु आर अर्निंग लेट्स से मोर देन 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ कम अमाउंट है क्या? 5 करोड़ आई थिंक इज अ फैंटास्टिक अमाउंट। जो भी फार्मर 5 करोड़ के ऊपर कमाता है आज भी वो जीरो टैक्स भर रहे हैं। और वो फार्मर्स कौन है मालूम है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की बेटी, पॉलिटिशियंस, हमारे रियल किसान भाई नहीं है। आज मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मैं ब्लैक टू व्हाइट मुझे पैसा करना है, मैं दिखा दूं मैं 100 करोड़ फार्मिंग से कमाया, 1 भी रुपया टैक्स नहीं, मेरा व्हाइट पैसा हो गया। दिस इज द लॉ करंटली, फार्मर्स डू नॉट पे टैक्स। तो वहां पे एक पॉलिसी चेंज करना है, तो आप एक कैप डाल दो, 1 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर फार्मर्स को टैक्स लगेगा, तो वहां पे थोड़ा आपका टैक्स बिल्ड होगा। सेकेंड, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपको क्या बिल्ड करना है कि डायरेक्ट टैक्स को एकदम सिंप्लीफाई कर दो, जो गवर्नमेंट अभी किया है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर 10% फ्लैट टैक्स, वो फिनिश कर दो। थर्ड, आई वांट देम टू ब्रिंग वन टैक्स विच इज कॉल्ड एज वेल्थ टैक्स। अगर देश में आपको ये रेवड़ी कल्चर को थोड़ा कंट्रोल करना है और पैसे बिल्ड करना है, तो आप वेल्थ टैक्स बिल्ड करो। यू नो व्हाट इज वेल्थ टैक्स? अगर आप 1000 करोड़ कमा रहे हो तो 1% एक्स्ट्रा यू हैव टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ओके, ये अब्रॉड में होता है, इंडिया में था, अबॉलिश हो गया, बट आई थिंक यहाँ पे वेल्थ टैक्स इसके लिए होना चाहिए क्योंकि द रिच आर गेटिंग सुपर रिच। उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिडिल क्लास के पास नहीं है। मेरे में बहुत टैलेंट है, मुझे एक पोर्ट मैनेज करना है, बट मेरी वो औकात नहीं है। बट अडानीज को पोर्ट मिल जाएगा, अंबानीज को अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा, उनको लोन्स भी मिल जाएंगे। तो हैव वेल्थ टैक्स, ओके। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हैव सिंपल जीएसटी। जीएसटी भी अभी आज बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप फ्लैट रेट रख दो भाई, 10% फ्लैट जीएसटी, और जो लग्जरी सिन आइटम्स है जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, उस पर 40% जीएसटी। आप जितना ये सिंप्लीफाई करोगे उतना अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और मेरा ये पर्सनल प्रेडिक्शन है, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि जैसे 2000 और 1000 के नोट पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसे बहुत जल्द 500 रुपए के नोट पे सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और होगा भी। माई प्रेडिक्शन इन द नेक्स्ट 2 years गवर्नमेंट 500 के रुपया को या तो सर्कुलेशन कम करेगा, नया बनाना बंद कर देगा, या तो कंप्लीटली उसको बैन कर देगा। और इसके लिए कि डिजिटल इकोनॉमी हम जा रहे, गांव-गांव में यूपीआई अब फेमस है, सबके पास यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, तो अब टैक्स एवेजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो और लोग टैक्स स्ट्रीम में आएंगे तो कंट्री का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो 500 का नोट बैन होने वाला है, ऐसा मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है इन द नेक्स्ट 2 years। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बैंक करेंसी है, जो करेंसी नोट है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में? कैश फ्लो तो होना ज़रूरी है ना, अगर कैश फ्लो ही ख़त्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी। क्या खराब होगा? 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, बाकी के लिए यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस करो, क्रेडिट कार्ड करो। द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल। दुबई में तो एप्पल पे चल रहा है। हम इंडिया और भारत की बात करते हैं, पहले लोगों को डर था, बट आज 90% लोगों के पास यूपीआई है। आज आप ऑटो रिक्शा वाले के पास जाओ तो उसके पास भी यूपीआई है, पानी पूरी का ठेले वाले के पास भी यूपीआई है, और यूपीआई में पर डे आप 1 लाख 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो 99% इंडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट कैश कम करने से देखो, एक समझो गवर्नमेंट को एक्सपेंस होता है, कैश प्रिंट करो, फिर वो करेंसी खराब हो, कलेक्ट करो, आप बैंकिंग प्रेशर कम कर दो। डिजिटल आप करोगे तो आप ट्रैक भी कर पाओगे, इजी भी है। अभी आज देखो, मैं यहाँ से उबर में आया, 286 रुपीज हुए। 286 रुपीज छुट्टा निकालने में कहाँ पे जाऊंगा दोस्त? मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिया, यूपीआई कर दिया, कहानी खत्म, मेरे को एक्सपेंस भी मिल गया। तो डिजिटल इकोनॉमी में जाने का बहुत फायदा है। अकाउंटेबिलिटी होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, करप्शन भी कंट्रोल होगा। 500 का नोट कम होगा तो आपको किसी को 2 करोड़ का ब्राइब देना आप कैसे दोगे? करप्शन बिकम्स वेरी वेरी लेस। सो मेरे हिसाब से 500 का नोट का स्ट्राइक आने वाला है और आना ही चाहिए। दैट इज माय पर्सनल विश एंड प्रेडिक्शन। कंट्री की इकोनॉमी में भी चेंज आएगा अगर बड़े नोट बंद हो जाएंगे? कंट्री का इकोनॉमी सुधरेगा। आई विल टेल यू कपल ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्री में 3 जन है, तीनों की दुकान है, इमेजिन करो तीनों सीमेंट बेचते हैं, सीमेंट टाइल्स बेचता है। एक आदमी बोलता है कि सर मुझे 100% वाइट बिजनेस करना है जी, मुझे आपका सॉफ्टवेयर डालना है, मुझे गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देना है, कस्टमर को प्रॉपर बिल देना है। उसके पास आता है सीमेंट 100 रुपए का, 28% जीएसटी है, 28%। ठीक है, 128 कस्टमर से लेता है। बाजू वाला दुकान क्या बोलता है मालूम है? तू मेरे को 100 रुपया रिकॉर्डा दे दे, मैं जीएसटी बिल नहीं बनाऊंगा। तो किसका धंधा चलेगा? पहले वाले का या दूसरा वाले का? पहला वाला बोलता है कि आप 128 रुपया मुझे दो, दूसरा वाला बोलता है मुझे 100 रुपया दो। किसके पास आप सीमेंट लोगे? किसके पास लोगे? पहला क्या दूसरा? जिसके पास सस्ता मिल रहा है। 100 रुपया, राइट। बट वो जीएसटी नहीं भर रहा, वो टैक्स नहीं भर रहा, वो चोरी कर रहा है। अब 500 का नोट स्ट्राइक होगा तो उसको बड़ा अमाउंट मिलेगा ही नहीं बिल्डर को, तो उसको जग मार के एनईएफटी करना पड़ेगा, आरटीजीएस करना पड़ेगा। तो वो भी बोल देगा सर 128 अब लगेगा।
और गवर्नमेंट के पास जब कलेक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट भी क्या बोलेगा मालूम है, भाई 28% जीएसटी नहीं, आप 10% जीएसटी रख लो, तो सबके लिए विन विन हो जाएगा। तो आई थिंक ये देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा है। टेम्पररी शॉक आएगा पर देश के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। When we talk about देश की इकोनॉमी, we also talk about the global crisis जी, that is happening. इंडिया में रिसेशन के क्या चांसेस हैं? इंडिया में रिसेशन नहीं होगा बट बहुत स्लो ग्रोथ होगा। सो ग्रोथ विल स्लो डाउन। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडिया का यूथ है। इमेजिन करो 50, 60, 70 करोड़ लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है। उनको अगर आप जॉब नहीं दोगे तो वो दिन भर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बकचोदी करेंगे, ट्रोल्स करेंगे। ये हार्श रियलिटी है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू जनरेट जॉब्स, गवर्नमेंट नीड्स टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप्स। तो इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा लेकिन ग्रोथ स्लो होगा, और वो स्लो ग्रोथ में अगर यूथ को काम नहीं मिला तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में चले जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से, ग्लोबल मार्केट को देखें जी, तो which country do you think plays the most important role in India's economy? I think US and China both. India's economy is heavily linked to US and China. US इसके लिए क्योंकि US आज भी डोमिनेट करता है। आप देखो मोदी जी एकदम चुपचाप गए US में, इलोन मस्क को बोल दिया भाई आजा इंडिया में, इतने साल से अलाउ नहीं कर रहे थे। राइट। बट वहां पे जब डोनाल्ड ट्रम्प नाटक कर रहे थे तो नाउ टुडे टेस्ला इज ओपनिंग इट्स फर्स्ट शोरूम इन बैंड्रा। जी। इतने साल से अलाउड नहीं था। तो यूएस का पावर है, और यूएस ने अगर बोल दिया कि भाई मैं इंडिया पे टैरिफ ठोक दूंगा तो वी नीड, क्यों? क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो भी यूएस पे ही आउटसोर्स करते हैं। राइट। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन यूएस एज एन इकोनॉमी। आप कितना भी चेस्ट डंपिंग कर लो। सेकंड, चाइना भी है, वी आर डिपेंडेंट बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस एज अ चाइना ऑल्टरनेटिव। और इंडिया में भी आज 40-50% माल चाइना से आ रहा है। तो यूएस एंड चाइना कंट्रोल्स इंडियाज डेस्टिनी टू सम एक्सटेंट, और इसलिए मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है। आप देखो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ही लीडर है जिसने यूएस से भी अच्छी दोस्ती रखी, रशिया से भी अच्छी दोस्ती रखी, और चाइना को भी ठीक ठाक वो मैनेज कर रहा है कि भाई ज्यादा मुझे वॉर नहीं करना है। बाकी पूरी दुनिया देखो, या तो वो प्रो रशिया है या तो प्रो यूएसए है। मोदी गवर्नमेंट अकेला था जो आज पुतिन को भी गले मिलाता है, ट्रंप को भी गले मिलाता है, जेलेंस्की को भी गले मिलाता है, और बोलता है वी हैव आवर ओन एजेंडा, वी विल बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। सो आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत डायनेमिक प्लेस है। बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया एक ही है, इंडिया के चारों बाजू जितने भी नेशंस है ना, सब पहले इंडिया के दोस्त थे, आज वो इंडिया के दुश्मन हो रहे हैं या एंटी इंडिया हो रहे हैं। श्रीलंका था, चाइना का भी उस पर अच्छा कंट्रोल आ गया, हानपोटा पोर्ट चला गया जी। मालदीव्स था एक टाइम पे, इतना अच्छा दोस्त, वहां पे चाइना का कंट्रोल चला गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान पहले से अनस्टेबल है, चाइना ऑलरेडी इज अनस्टेबल, बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया, नेपाल जो अपना आज बेस्ट फ्रेंड था नाउ दे आर कोजिंग अप टू चाइना, भूटान इज कोजिंग अप टू चाइना। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि हमारा जो कवर करता है हमको देश चारों ओर से, दे आर बिकमिंग प्रो चाइना। तो वो एक खाली सिक्योरिटी रिस्क है। इसके लिए वी नीड यूएस, वी नीड ऑस्ट्रेलिया, वी नीड यूरोप। वो अच्छे दोस्त हमें चाहिए कि हम थोड़ा बैलेंस कर पाए। बट कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी भी तो स्लो डाउन पे है, बहुत ज्यादा स्लो डाउन पे है। हाउ इज इट इफेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट? चाइना की इकोनॉमी इसके लिए स्लो डाउन पे है क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन पे है। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरर। दुनिया में कंजप्शन कम है तो चाइना की फैक्ट्रीज कम चल रही है। तो इसके लिए चाइना की हालत खराब है। कुछ कुछ फैक्ट्रीज में बहुत रिसेशन है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स है, बट चाइना विल रिकवर क्योंकि उनके जैसा मैन्युफैक्चरर आप पूरे दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वन ऑफ द वर्ल्ड्स पावरफुल कंपनी एप्पल ने जिद पकड़ ली तो यूएस में फैक्ट्री नहीं खोल सकता, नहीं खोल पाया। आज भी वो चाइना में फैक्ट्री खोल रहा है, और इसके लिए ये लोग डेस्परेटली इंडिया में आ रहे हैं, वियतनाम में जा रहे हैं, टर्की में जा रहे हैं कि चाइना का एक 10% ऑल्टरनेटिव किसको बना ले कि हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाए। इसके लिए एप्पल हैज जस्ट ओपन अ असेंबलिंग फैक्ट्री इन इंडिया, नॉट अ प्योर मैन्युफैक्चरिंग। धीरे धीरे प्योर मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे जाएंगे, बट अभी भी 90-95% अगले 10 साल तक चाइना से ही बनेगा। चाइना से कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इंडिया को टू बिकम एन इमर्जिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड? इमर्जिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड हम आज भी है। मेडिसिन में देख लो, पूरी दुनिया को मेडिसिन हमारे यहाँ से जाता है। कोविड के वैक्सीनेशन देखो हमारे यहाँ से ही गए। तो कुछ कुछ फील्ड्स में हम है, तो इमर्जिंग है। So my thing is we cannot be number one, we should not be number one. Reality बात करते। Okay. खाली ऐसे yes I love my country ऐसा उसे कुछ होगा नहीं। China will always say number one for the next 10-20 years, but we can be a good number 2 or good number 3. और वहां से भी बिजनेस ले सकते। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, China +1 सभी देश, सभी बड़े कंपनीज ये देख रहे हैं कि चाइना से 80% मान लो, 10-15% हम किधर डाइवर्सिफाई करें तो इंडिया कैन इमर्ज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। देखो एप्पल आ रहा है, इधर टेस्ला आ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, बैटरी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, तो बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया कैन बी गुड China +1 स्ट्रेटजी। कौन से सेक्टर्स में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में, पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़े
एंड कंसिडरिंग द ग्रोथ ऑफ रिलायंस एंड अडानीज, राइट, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ग्लोबल? I am a big fan of 7 sectors overall. Okay. मुझे लगता है ये 7 सेक्टर इंडिया में बहुत ग्रो होगा Mhm. और यहाँ पे फॉरेन कैपिटल भी आएगा. इंडियंस विल आल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी. ABCDEFG Okay. स्कूल में सीखा था. A इज AI, कोई सोचना ही नहीं है. Right. AI में हमारे पास पैसे नहीं है बट ब्रेन पावर है. Right. तो डीप सीक चाइना में बन गया, चैट जीपीटी यूएस में बन गया, बट उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग और जो रन करना है वो इंडियंस रन कर सकते हैं. तो A इज AI, B इज ब्लॉकचेन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए और ब्लॉकचेन में फर्क है. ब्लॉकचेन में आपका क्रिप्टो आ गया, आपके बहुत सारे पीयर टू पीयर के फंडास आ गए, तो ब्लॉकचेन इंडिया में बहुत बढ़ेगा. सी इज कैजुअल कंजम्पशन, यानी फास्ट फैशन हो गया, फास्ट ज्वेलरी हो गया, फास्ट फूड आइटम्स हो गया. ठीक है. डी इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको आईटी करना है, आपको ये सब करना है. ई इज एंटरटेनमेंट, टेलर स्विफ्ट आना चाहते हैं यहाँ पे, कोल्ड प्ले आया, उसने लाखों कमाए, तो एंटरटेनमेंट इज अ बिग हब फॉर इंडिया. एफ इज फाइनेंस लर्निंग, जैसे अभी हमने बात किया था इंश्योरेंस के, लोन्स का, क्रेडिट कार्ड का. एंड जे इज द बिजनेस ऑफ गॉड. महाकुंभ ने कितना बिजनेस जनरेट किया, तो स्पिरिचुअलिटी इज अ बिग बिग बिजनेस इन इंडिया. तो दिस 7 सेगमेंट्स इन इंडिया आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज. दे विल अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, प्लस इंडियन बिजनेसेस को ये 7 एरिया में काम करना चाहिए. फ्यूचर इसका ब्राइट है. यार कहीं ना कहीं ट्रम्प के आने के बाद मार्केट में ना बहुत ज्यादा हल्ला हो गया. What is it about Donald Trump that is making the market go crazy? नहीं, वो राउडी विलन है, राउडी राठौड़ है. ही इज द रियल पुष्पा. मैं हर जगह बोलता हूँ वो पुष्पा है. इमेजिन करो पूरे इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट की चड्डी उतारे उसने. जेलेंस्की को बोल दिया कि भाई तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे को इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर दिया, जो मैं बोलता हूँ वो कर, और ये मेरे वर्ड्स मार्क करो आपके पॉडकास्ट पे, विद इन द नेक्स्ट 45 डेज जेलेंस्की को रिजाइन करना पड़ेगा और वो कंट्री का एक नया प्रेसिडेंट आएगा. He has no option. Trump has that. देखो यूएस ने अब तक अपने पावर को बहुत सॉफ्ट रखा और यूएस में लोग बहुत कंफ्यूजन थे. आप देखो ना, वोकिज्म में कंफ्यूज्ड हो. ट्रम्प ने सीधा आके एक ही कैंपेन कर दिया, मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तू मेरे पे टैरिफ ठोकेगा, मैं तेरे पे टैरिफ ठोकूंगा. तुम हमारे डॉलर के खिलाफ जा नहीं सकते. कनाडा काय का तू 51 स्टेट है. गल्फ ऑफ मेक्सिको नहीं, तू गल्फ ऑफ यूएस है. पावर, दादागिरी, क्योंकि उसके पास आज भी पैसे है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फार, इंडिया 3 ट्रिलियन पे है, यूएस 30 ट्रिलियन पे. तो उनकी जो कंजम्पशन पावर है, क्रेडिट कल्चर है, बहुत हाई है. तो वो दादागिरी करके वो आगे बढ़ रहा है. तो लोगों ने पहले इंडिया में जो पैसे डाले थे, बाहर के लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, सबको लगता है कि इंडिया में टैरिफ आएगा तो उससे अच्छा हम अमेरिका में वापस पैसे डालते. और ट्रम्प ने इनडायरेक्टली उनको हुल भी दिया रहेगा कि इन्वेस्ट अगेन इन अमेरिका. तो इसलिए सब पैसे निकाल के अमेरिका में पैसे डाल रहे हैं और इसलिए स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया है. अभी आपने टैरिफ की बात करी. व्हाट इज ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को. जैसे ईवी में आज महिंद्रा है, टाटा है, टेस्ला आ जाएगा तो ये लोग खत्म हो सकते हैं. ओके. क्योंकि वहां पे उनको चीपर लोन्स मिल रहे हैं. यूएस में 2% पे लोन्स मिलते हैं, यहाँ पे 10% का लोन्स है. वहां पे उनको ज्यादा फंडिंग मिलता है. वो इंडिया में आ गए तो खत्म कर देंगे. तो इंडिया ने क्या कर दिया भाई, ईवी पे 100% टैरिफ था, 120% टैरिफ था कि टेस्ला का गाड़ी अगर 1 लाख का है तो यहाँ पे आते थे 2 लाख का हो जाएगा. तो थोड़ा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा. अब ट्रम्प बोलता है कि तू 120% टैरिफ ठोक रहा है तो मैं भी तेरे प्रोडक्ट्स पे ठोकूंगा. तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, TCS जैसे सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी टैरिफ आ जाएगा. तो देश का एक्सपोर्ट गिर जाएगा. एक्सपोर्ट गिरेगा तो मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी और सर्विस दोनों हिल जाएगा. तो ट्रम्प स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि तुम टैरिफ को कंट्रोल करो, नहीं तो मैं भी रिवर्स टैरिफ ठोक दूंगा आपके ऊपर. तो ट्रम्प इज डूइंग व्हाट इज नीडेड फॉर अमेरिका. यार कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं, द बियर एंड स्टर्न कोलैप्सिंग इन 2008, क्या अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि जो रिसेशन आया था पहले, जो क्राइसिस आए थे, उनसे हम बच पाए? देखो, इंडिया का एक चीज मैं बोलूंगा, हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक ठाक है. हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, फ्रॉड्स. बाकी कोई गैप्स नहीं है. लीमन ब्रदर्स वाज अ फंडामेंटल, बेयर स्टर्न्स फंडामेंटल था. हमारे यहाँ पे सत्यम का क्राइसिस आया था, अगर आपको याद है तो. सहारा का क्राइसिस आया था. ये सब है फ्रॉड का. तो इंडिया अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्ट्रांग होगा. एक मूवमेंट आ रहा है जिसका नाम है ESG. ओके. यानी कंपनीज विल नाउ बी फोर्स्ड कि आप एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली बनो, आप सोशल के लिए फ्रेंडली बनो, फेयर हायरिंग करो और आप गवर्नेंस अपना स्ट्रांग रखो. ESG, इस पे ध्यान होगा. रिसेंटली देखो, सेबी चीफ को निकाल दिया.
उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स आए, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है कि भाई झोल ज्यादा हो रहा है, गवर्नेंस वीक है। अगर गवर्नेंस स्ट्रांग हो गया तो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे, तो फ्रेमवर्क और स्ट्रांग होगा। दैट इज द ओनली रेड फ्लैग आई सी। बाकी स्ट्रक्चरली वी आर गुड। आप 2 करोड़ का भी घर लेते हो तो आपको मालूम है उसमें मिनिमम 50 लाख का कैश होता है, तो आप लोन पे डिफॉल्ट नहीं करोगे। तो स्ट्रक्चर वाइज इंडिया इज वेरी 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 स्ट्रांग। खाली ये जो फ्रॉड और झोल है, गवर्नेंस होना बहुत स्ट्रांग है कि अच्छे ऑडिटर्स हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, तो इंडिया इज सेफ, इज अ वेरी गुड कंट्री। यू वर आल्सो अ पार्ट ऑफ लीमन ब्रदर्स। बिल्कुल, यस। क्या सीखने को मिलता है बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स को इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, क्राइसिस होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई मार्केट के फ्लो में आग बंद करके नहीं जाना चाहिए। मार्केट कभी भी फट सकता है, और जब मार्केट फटता है, जिसके पास लिक्विडिटी है वो राजा है। आप इमेजिन करो लीमन ब्रदर्स का एक ऑफिस, यूके का ऑफिस, इतना बड़ा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर, हजारों डॉलर्स के वर्थ के टैलेंट को नोमुरा जैसे जापानीज बैंक ने 1 पाउंड में खरीदा। 1 पाउंड, 1 पाउंड यानी 100 रुपया, 150 रुपया, 1 पाउंड में खरीदा। क्यों? क्योंकि नोमुरा के पास लिक्विडिटी था। सो ये क्राइसिस में हमेशा यही सीखने को मिलता है कि बबल में ज्यादा एक्साइटेड मत रहो, और क्राइसिस के टाइम पे जिसके पास लिक्विडिटी है वो राजा है, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। Sir, how do financial institutions like JP Morgan and BlackRock influence the stock market and the trend in the market? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक जो नाम ले लिया ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक इज द किंग, रियल इल्यूमिनाटी ब्लैक रॉक है। हम जो इल्यूमिनाटी बोलते हैं ना, वो ब्लैक रॉक है। आई टेल यू व्हाई। ब्लैक रॉक का जो कंपटीशन है, ब्लैक रॉक ने उसको भी बाई कर लिया है। यानी आप इमेजिन करो, आपके नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर्स में भी आपने इक्विटी ले लिया। ठीक है। अब ब्लैक रॉक कैसे करता है सर? उसके पास इतना मनी पावर है कि वो स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझो एप्पल का शेयर लेना है तो 1-2 शेयर नहीं लेगा, वो $1 बिलियन का शेयर ले लेगा। ओके। सो उसके पास जो मनी पावर है, जो इंटेलिजेंस है, जो लोगों का नेटवर्क है, उसके कारण वो इनडायरेक्टली कुछ कुछ देशों को ब्लैक रॉक चला रहा है। ब्लैक रॉक कैन डिसाइड आज अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट को क्रैश करना है, तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो नेटवर्क, वो ब्रेन पावर, वो पैसा है कि वो इंडिया के स्टॉक मार्केट को और क्रैश करा सकता है। सो बिकॉज दे हैव सो मच वेल्थ एंड दे आर अ वर्चुअल मोनोपोली, ब्लैक रॉक इज अ वेरी डेंजरस, वेरी अमेजिंग कंपनी। रिलायंस के साथ जो मर्जर हो रहा है, इसका इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मोटा भाई इज ब्लैक रॉक ऑफ इंडिया। आप देखो हर जगह जाते हैं और वो कंपटीशन को वाइप करते हैं। ये पॉलिसी क्राइसिस है। मैं हमेशा मानता हूँ कि हर फील्ड में एटलीस्ट 5 या 6 अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए। आप देखो मोबाइल में आए तो सबको वाइप कर दिया। आपसे वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है और जियो है। वो जो भी फील्ड में जाते हैं पूरे कंपटीशन को वाइप करते हैं। तो व्हेन 2 जायंट्स आर मर्जिंग, दे विल क्रिएट मोर मोनोपोली। जैसे एंटरटेनमेंट करने के लिए आप इमेजिन करो, जियो, डिज्नी, हॉटस्टार मर्ज हो गया, तो अब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के पसीने छूट रहे। तो हर इंडस्ट्री में मुकेश भाई इज गोइंग वेरी अग्रेसिवली, और ब्लैक रॉक के साथ मर्जर करने का एक ही आइडिया है कि इंडिया को डोमिनेट कैसे करे, इंडिया के अच्छे अच्छे फील्ड्स में हम नंबर 1 कैसे बने। डू यू थिंक रिलायंस विल टेक ओवर और कैप्चर ऑल द मार्केट्स इन इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर? ठीक ऑलरेडी है भाई, ऑलरेडी है। नहीं, अडानी और अंबानी के बीच में हम लोग बोलते हैं हमेशा। अरे अडानी अंबानी के सामने बच्चा है अभी भी। रियल ब्रेन पावर इज मुकेश भाई। ही हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ कनेक्शंस। वो चाहे तो आज वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते, वो चाहे तो पैसा ही फेंकना है ना, पैसा ही फेंकना है। सो आई थिंक दे आर वेरी पावरफुल एंड अ कंट्री शुड हैव अ लॉ जिसको हम कहते हैं एंटी ट्रस्ट, एंटी मोनोपोली लॉ, कि कोई भी एक इंसान या एक कंपनी को इतना पावरफुल मत बना दो कि वो पूरे देश को रूल करे। बट कहीं ना कहीं टाटा ज्यादा बड़ा नहीं है? टाटा गुडविल में बड़ा है, फाइनेंशियल पावर में बिल्कुल नहीं, पॉलिसी मेकिंग में बिल्कुल नहीं। टाटा के पास ट्रस्ट है, लोगों का इज्जत है, प्यार है, बट फाइनेंशियल पावर आप डील्स में देखो, रिलायंस इज फार फार अहेड। उसके शादी में जकरबर्ग आया, यानी आप मेटा को कंट्रोल कर सकते हो, इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर सकते हो। उसके शादी में सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बाहर से, आप समझो। यानी अंबानी जी का जो नेटवर्क है ऑयल पे डिपेंड करता है, तो अरामको, सऊदी अरेबिया के लोग उसके पास आ रहे हैं। तो उसके पास जो नेटवर्क है, जो गुडविल है, इमेजिन करो एक ऐसा चीज आपके चैनल पे दे रहा हो कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। मोदी जी को इनवाइट नहीं आया था डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन में, मुकेश भाई, नीता भाभी वर देयर। यानी देश में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, नरेंद्र मोदी साहब या मुकेश भाई, नीता भाभी? स्वेरिंग इन पे बहुत लिमिटेड लोग को बुलाया था। शपथ विधि होता है ना जी, वो शपथ विधि में नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट नहीं था। बहुत ट्राई किया उन्होंने, उनको इनवाइट नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं दिखाऊंगा तेरे को कि मैं कितना पावरफुल हूँ। पुष्पा। लेकिन मुकेश भाई को इनवाइट आ गया। यानी ट्रंप भी बोलता है कि रिलायंस इंपॉर्टेंट है। आप समझो इसका पावर कितना है। सो दे आर इन अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। बट कहीं ना कहीं देखा जाता है, और व्हाट आई हैव लर्नड एंड रेड जी इज टाटा का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, राइट, इवन इन द फाइनेंशियल मार्केट, इन द ग्लोबल मार्केट, एवरीवेयर, इज
higher than the Reliance Group. But बिल्कुल। as you are saying, is presence होना, market में होना और global market को influence करना Yes. are two Tata, different things. Tata has a good name, हम्म, पर अंडरस्टैंड करो टाटा के पास आज फेस नहीं, सब प्रोफेशनल रन बोर्ड कंपनी। टाटा का फेस कौन था? रतन सर के बाद अब नोएल टाटा है, वर्चुअली अननोन। हम्म, बट यहाँ पे मुकेश भाई फेस है, अनंत, आकाश, ईशा, ये सब फेसेस है। तो फाइनेंशियली देखो तो मार्केट कैप रिलायंस का बड़ा है। रिलायंस का मार्केट कैप इज बिगर देन टाटा। इनफैक्ट रिलायंस इज नंबर 1, टीसीएस इज एट नंबर 3। रिलायंस के पास फाइनेंशियल पावर ज्यादा है, पॉलिटिकल कनेक्शन ज्यादा है, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी वाइज रिलायंस इज ऑल्सो फार बेटर। टाटा का कौन सा स्टार्टअप अच्छा कर रहा है? टाटा ने इतने स्टार्टअप्स में ट्राई किए, टाटा ने 1mg को ट्राई किया, टाटा ने स्नैपडील में पैसे डाले, कोई स्टार्टअप नहीं चल रहा है। टाटा के लेगेसी बिजनेसेस चल रहे हैं और टाटा उसमें अच्छा कर रहा है। बट रिलायंस का जियो स्टार्टअप इतना सक्सेसफुल है, रिलायंस का जियो मार्ट वो सक्सेसफुल कर रहा है, फेसबुक के साथ अब वो प्लान कर रहा है। तो रिलायंस इज, आई थिंक, स्ट्रैटेजी वाइज, मनी वाइज, पावर वाइज, पोजिशन वाइज फार 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 अहेड इन टाटा। टाटा एक ही चीज में अच्छा है, ट्रस्ट में। लोगों का प्यार रतन टाटा और वो गुडविल के कारण है। तो ट्रस्ट और ब्रांड में टाटा आगे है, बाकी सब में मोटा भाई बहुत आगे। Zudio और Starbucks में भी तो मोटा इन्वेस्टमेंट है। यस बिल्कुल। और आप देखो, क्योंकि जूडियो में इन्वेस्टमेंट है, मुकेश भाई पीछे नहीं रहे। मुकेश भाई जूडियो का बाप लेके आए, टाटा चाइना का शीन, चाइना का शीन लाया इसके लिए कि भाई जूडियो जो टाटा ट्रेंड है वेस्ट साइड और ये उसको तोड़ने के लिए मुकेश भाई जाए चाइना और शीन को वापस इंडिया में लॉन्च कराया। कोविड के टाइम पे शीन वॉज बैंड टिकटॉक के साथ। मुकेश भाई का इतना पावर है कि मोदी जी इसको जरा बख्श दो, इसको आने दो। मोदी जी बोलते आ जाओ। तो शीन इज गोइंग टू लॉन्च एंड शीन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ रिटेलर्स एंड ऑल्सो गोइंग टू डिस्ट्रॉय वेस्ट साइड एंड टाटा वीडियो। डिस्ट्रॉय इन द सेंस इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो रिलायंस इज इन फार बेटर पोजीशन सर, फार बेटर पोजीशन। बट शीन को तो गवर्नमेंट ने पहले बैन किया था, आने नहीं दिया था ना, बैन कर दिया था। यस टिकटॉक के टाइम पे हाँ, जब हमारा गालवान पे क्लैश हुआ था तभी बहुत सारे चाइनीज एप्स को उन्होंने बैन किया जिसमें शीन था। बट शीन इज अगेन रीलॉन्च, ऑलरेडी रीलॉन्च हो चुका है और वो रिलायंस के साथ बैनर में वापस आ रहा है। और उसका पावर कितना है मालूम है? 199 रुपीज में फास्ट अफोर्डेबल फैशन, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, स्कर्ट चाहिए 199 में। यानी इमेजिन करो क्या लेवल का डिस्ट्रप्शन ला रहा है 199। स्ट्रैटेजी है ना। एक जमाना था जब 599 रुपए में फोन बेचे थे, आज 199 में कपड़े बेच रहे हैं। कुछ समय पहले जियो लॉन्च कर दिया था 199 299 में अनलिमिटेड। फ्री था स्टार्टिंग में तो सर, फ्री था। यानी इनका स्ट्रैटेजी क्या है मालूम है? आप भरपूर खाना रखो, एंट्री फ्री रखो, लोगों को भरपूर खाना खाने दो, फिर एग्जिट पे ताला मार दो। वॉशरूम यूज करना है तो पैसा दो, बाहर निकलना है तो पैसा दो। ये इनका स्ट्रैटेजी है। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉस लीडर स्ट्रैटेजी। अट्रैक्ट करो और उनको इतना आदत दिला दो कि दे आर फोर्स्ड टू पे। अंबानीज मार्केट को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यस, और इंडिया में सस्ता चलता है। हम इंडियंस भी वही है, सस्ते करेगा तो हम लाइन लगा देंगे। डू यू थिंक इंडियंस आर फ्रीलोडर्स? नहीं, इंडियंस आर नॉट फ्रीलोडर्स। आप अंडरस्टैंड करो इंडिया एक्चुअली है क्या। हमने कभी इंडिया को समझा नहीं है। इंडिया को मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूँ। एक इंडिया है एक्चुअल इंडिया जो 70-80% आज भी है, जिसके पास रोटी कपड़े मकान का तकलीफ है। हम बोलते हैं ना इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्रोइंग। 80% आज भी मेरा देश में लोग भूखे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं है, तो इसलिए वो फ्री लोडर्स है। वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब पे टाइम पास कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री के टूल्स है, डेटा उनको फ्री में मिल जाता है, तो उनके पास और कोई कंजम्पशन नहीं है। इंडिया चल रहा है रेस्ट 20% पे। वो 20% में तुम्हारा लोअर मिडिल क्लास, तुम्हारा मिडिल क्लास, तुम्हारा रिच क्लास, तुम्हारा सुपर क्लास सब आ गया। दैट इज वाई इंडिया फ्री लोडर्स, क्योंकि 80% के पास रोटी कपड़ा मकान का आज भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया सबसे बड़ा मालूम है? पहले ये लोग 80% में भूख था, आज गवर्नमेंट उनको फ्री रेवड़ी देके, फ्री घर देके और इंस्टाग्राम के रील्स देके इनको लेजी बना रहा है। तो देश का फ्यूचर इतना खराब होने वाला है। पीपल डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड एंड गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब इनको फ्री देंगे। तो ये जो 20% है इनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ेगा और ये देश छोड़ के बाहर सेटल हो रहे। और आप लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखो, बहुत सारे लोग दुबई गए, इंडोनेशिया गए, अमेरिका गए। ट्रंप ने रिसेंटली अभी अनाउंस कर दिया, तेरे पास 40 करोड़ रुपए है, दे दे, आजा। 5 मिलियन 6 मिलियन जो भी है, गोल्डन स्पेशल गोल्डन वीजा, हाँ गोल्डन वीजा, जैसे ग्रीन वीजा है। सिर्फ इन्वेस्ट करो, सिर्फ इन्वेस्ट करो, आ जाओ एंड पीपल विल गो। आई एम टेलिंग यू, पीपल विल गो, क्योंकि भाई इतना टैक्स भरने के बाद इंडिया में बेनिफिट्स मिलता नहीं है और रेवड़ी कल्चर के कारण पूरा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, तो पीपल विल लीव। अगर बिजनेसेस को कुछ सीखना हो अंडानी और अंबानी से एक्सपेंशन और कैपिटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, श्योर, तो वो क्या सीख सकते हैं? 3 थिंग्स व्हिच आई रियली रियली एडमायर। कितना भी आप गाली दे दो, दे आर स्टिल लर्निंग। मुकेश अंबानी साहब आज भी रोज 3 घंटा किताबें पढ़ते, और हमारे रामू काका एंटरप्रेनर्स
MBA મને બધું આવડે છે, मेरे को सिखाने का नहीं, मैं कोई कोर्स नहीं करूंगा, मैं कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। किताब लो 250 का, कि पॉडकास्ट देख लो, कीप लर्निंग। सो दिस पीपल कीप लर्निंग। सेकंड, ये लोग टीम में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक छोटे दुकानदार को बोल दो सर 20,000 का कैशियर रखो, वो रो देता है, पागल है, 20,000 रुपया कौन खर्चेगा। वेरेस मुकेश भाई हर फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स को रखते, वो बोलते सैलरी तेरा काम मेरा। एंड थर्ड, दे आर मास्टर्स इन नेटवर्किंग। जकरबर्ग को बुलाया, आरामको में गया, इधर उधर ट्रैवल करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और हम लोग हमारे दुकान और घर के कंफर्ट जोन में, हम हमारी दुनिया में रहते हैं, हम बाहर जाते नहीं है। तो जो एंटरप्रेनर लर्न करेगा, टीम में इन्वेस्ट करेगा और नेटवर्किंग करेगा, वो भी अंबानी अडानी जैसा ग्रो कर पाएगा। यार, हाउ आर द सेंट्रल बैंक्स लाइक US Fed, जी, ECB, RBI, PBOC, जी, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को? बहुत सिंपल है, उनके पास टूल है। यूएस को कोई डर नहीं है, ठीक है। यूएस को जब चाहे वो नोट छाप देता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसको पैसे चाहिए। डू यू नो द यूएस इज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट। यस, डेट में इतना रिचेस्ट कर, क्यों? क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे नंबर 1 है। वो बोलता है कि भाई मेरे को लोगों को पैसे चाहिए, वो छापते जाएगा नोट। तो यूएस को कोई डर नहीं है। द बिगेस्ट टूल दैट दे हैव इज करेंसी प्रिंटिंग। इंडिया में भी चाहिए तो इंडिया में भी वो 500 के नोट छापते जाए और बैंक्स को देते जाए। फिर बैंक्स क्या करेंगे? उतना लोन्स देंगे। आपको उतना लोन्स मिलेगा तो आप इतना एक्सपांड करोगे। सो द नंबर 1 टूल इज हाउ मच करेंसी डू यू अलाउ टू सर्कुलेट इन द मार्केट। ये सबसे बड़ा टूल है। अब ज्यादा करेंसी दे दोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्यों? लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा तो लोग ज्यादा बिड करेंगे। यही प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ का है उसको बोलोगे नहीं, मेरे को 20 करोड़ में लेना है, तो गर्मी होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट 2 चीज से कंट्रोल करता है, एक कितना पैसा है, एंड सेकंड इज व्हाट शुड बी द बेस इंटरेस्ट रेट। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 25 पैसा 0.25% इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। तो गवर्नमेंट के हाथ में CRR रेशियो होता है, रिजर्व रेशियो होता है, इंटरेस्ट रेट्स होता है। वो इंटरेस्ट रेट को प्लस माइनस करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और कितना पैसे सर्कुलेशन में। तो ये 2 टूल्स के साथ गवर्नमेंट अपना मैनेज करता है। अभी हम फंड्स की बात कर रहे थे, तो चाइना ने डी-डॉलराइजेशन कर दिया, यस, राइट। इससे फॉरेक्स मार्केट को क्या दिक्कत आ सकती है? फॉरेक्स को बहुत दिक्कत आएगा, बिकॉज चाइना बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि उसकी करेंसी द चाइनीज येन और द रेनबी डायरेक्ट करेंसी ट्रांजेक्शन हो। यानी अब आज की तारीख में क्या होता है, भले मैं चाइना से माल ले रहा हूँ और मेरे को रेनबी देना है, बट बीच में डॉलर आ जाता है, तो डॉलर रेट को निकाल के बोलता है आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन डील्स करो। तो वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन डील्स करेंगे तो डॉलर का थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। तो ट्रम्प वो होने देगा नहीं। ट्रम्प ने लोगों को इनडायरेक्टली धमकी दे दिया कि अगर आप डायरेक्ट कोई भी करेंसी में आप डील करोगे, जैसे ब्रिक को भी बोल दिया, BRIC को, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना को, आप आपस में डायरेक्टली डील करोगे और डॉलर्स को इग्नोर करोगे तो मैं टैरिफ ठोक दूंगा। तो मुझे लगता है चाइना ये करना चाहिए, और इंडिया ने भी ये किया है। इंडिया ने रशिया को क्या बोला कि आप हमको डॉलर्स में पेमेंट मत करो, आप हमसे डायरेक्ट लो और हम इंडियन रुपीज में आपको कुछ माल दे देंगे। तो रशिया का जब ऑयल पूरी दुनिया में कोई नहीं ले रहा था, तब इंडिया रशिया का ऑयल ले रहा था, एंड रशिया को रुपीज में रशिया ने परचेज किया है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं था। तो हर कंट्री चाहेगा कि डॉलर डिपेंडेंसी कम हो। तो चाइना, आई थिंक कुछ हद तक चाइना और USA का मेगा वर्ल्ड वॉर होगा, बट ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर होगा। माल, करेंसी, कौन किसको कितना लोन देगा, किसको कितना सपोर्ट करेगा, और इसमें मुझे लगता है चाइना कैन विन। तो इंडिया शुड प्ले वेरी स्मार्ट। US से भी दोस्ती रखो, चाइना से भी न्यूट्रल रखो, रशिया से भी दोस्ती रखो, सबसे दोस्ती रखो और आप अपना काम करते जाओ। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द China's Belt and Road Initiative on India, Africa and Europe? देखो, BRIC स्ट्रगल कर रहे हैं, बट चाइना बहुत क्लियर होता है। चाइना क्या बोलना चाहता है, मैं नेक्स्ट USA हूँ, मैं नेक्स्ट सुपर पावर हूँ और मैं डोमिनेट करूंगा। हर पोर्ट, हर रास्ता मेरे से कनेक्ट होगा। तो चाइना अपनी ट्रेड को सुधारने के लिए ट्राई कर रहा है। इंडिया ने अपोज किया तो POK के थ्रू, बलूचिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान, ईरान पोर्ट, ये पोर्ट ट्राई कर रहा है। तो चाइना पोस्चरिंग कर रहा है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट यही होगा, क्योंकि इंडिया का एक दुश्मन ही है चाइना, या कॉम्पिटिटर है। लेट्स नॉट यूज द वर्ड दुश्मन, कॉम्पिटिटर है। वो स्ट्रांग हो जाएगा तो इंडिया के चारों बाजू, आज भी देखो, मैंने यही पॉडकास्ट में पहले बोला था, इंडिया के चारों बाजू जो भी देश है सब चाइना फेवर्ड है, पाकिस्तान से लेके, श्रीलंका से लेके, भूटान से लेके। सो वी विल बी इनडायरेक्टली एट द मर्सी ऑफ चाइना। तो BRIC आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है और प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि डेट ट्रैप है। यूरोप के इटली ने उसको कैंसिल कर दिया, श्रीलंका ऑलरेडी फंस गया, रो रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी फंस गया है, फटने वाला है। तो लोगों को रियलाइज हो रहा है कि भाई चाइना से दोस्ती करना यानी खुद के गला काटना है। तो पीपल आर गेटिंग स्मार्टर, और अब मुझे लगता है BRIC स्लो हो जाएगा, फास्ट अभी कंप्लीट कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है ना, व्हाट इज हैपनिंग इज चाइना डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर इन पाकिस्तान।
यस, बिकॉज सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, रिटर्न्स नहीं है। क्या लग रहा है कि आपको पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की इकॉनमी है, कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से वो क्रैश करती जा रही है? नहीं, मैं एक चीज बोलता हूँ, जिस भी देश में कोई भी चीज एक्सट्रीम होता है, चाहे वो धर्म हो या कोई भी चीज एक्सट्रीम हो, वो देश बर्बाद हुआ है। तो पाकिस्तान वेंट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सट्रीम रिलीजन, तो वो क्रैश हो गए, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और मैं हर इंडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्रिकेट मैच हो या इकोनॉमी हो, प्लीज कंपेयर योर सेल्फ विद बेटर पीपल। आपको compete करना है यूएस और चाइना से, पाकिस्तान भिखारी देश है, उसको क्या देख रहे हो? क्रिकेट मैच में भी आप compete करो ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से। पाकिस्तान से जीता तो ताली मत बजाओ, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर योर बेंचमार्क। हम पाकिस्तान से मीलों आगे आ गए, उनके अब तक खाली फ्लैग पे ही चांद है, हम चांद पे 2-3 बार पहुंच चुके। तो नाउ आवर बेंचमार्क शुड बी हैप्पी। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, हम पाकिस्तान से आगे, भाई आप अब यूएस और चाइना से कंपेयर करो और अपने आप को प्रूव करो वहां पे। आप अगर कंपटीशन ही वीक रखोगे तो आप खुश हो जाओगे, बट आप देखोगे यूएस का ये अच्छा है, चाइना का ये अच्छा है, हमें और इंप्रूव करना है, तब लाइफ में मजा आएगा। तो आई डोंट थिंक, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट पाकिस्तान। मेरा एक टीसीएस, मेरा एक रिलायंस पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा वैल्यूबल है। तो पाकिस्तान के बारे में बात करें, क्या टाइम वेस्ट करें, खाली दुआ करते हैं कि उनका भी भला हो और वहां पे भी पीस हो, क्योंकि वहां पे पीस होगा तो इंडिया पे थोड़ा वॉर का और ये सब प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही हैं मार्केट में, और मेजर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स डाल दी हैं। यस, सबके स्टॉक्स उठाते जा रहे हैं मार्केट में, यस, कैप्चरिंग चल रही है एक तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और धड़ल्ले से चल रही है। इट्स लाइक आने दो, इन सबको अंदर लेके आओ, यस, राइट? यस। कहीं ना कहीं ये मोनोपोलाइजेशन इम्पैक्ट नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को? है इम्पैक्ट कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये लोग शुमड़ी में खेलते हैं, ये लोग बहुत शांत खेलते हैं। ब्लैक रॉक का नाम बहुत लोग जानते नहीं रहेंगे, वैनगार्ड का नाम बिल्कुल जानते नहीं रहेंगे, बट जैसे आपको भी शायद पता नहीं होगा कि वैनगार्ड का ओनर ब्लैक रॉक ही है। ओके, जो उसका कॉम्पिटिटर है, दोनों आपस में लड़ाई नहीं करे, इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। ब्लैक रॉक का शेयर थोड़ा वैनगार्ड के पास है, वैनगार्ड का शेयर ब्लैक रॉक के पास है। तो भाई तू तेरा कर, मैं मेरा कर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कितना स्मार्ट मूव है यार। तो ये मोनोपोली हो चुका है ऑलरेडी। क्रेडिट कार्ड में देख लो भाई, वीजा और मास्टर कार्ड के सिवा कौन है? कोई भी रुपए हमने लॉन्च किया, नहीं चल रहा है। यूपीआई लकीली चल गया। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनको तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट इजियर। एंड पूरी दुनिया ये मोनोपोली स्कीम पे ही जा रहा है। अंबानी साहब भी मोनोपोली स्कीम पे ही जा रहे हैं। इसके लिए तो देश को रूल करना चाहते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन privatization of all the government sectors? I don't think all should be privatized, but there should be a partnership. मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो उनको प्रॉफिट ही दिखेगा, फिर गरीबों का ध्यान कौन रखेगा? कभी कभी लॉस में भी आपको गरीबों को ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट का काम है। बट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑलवेज हैव अ पार्टनरशिप। तो एयर इंडिया गवर्नमेंट के चलाने की बस की नहीं थी भाई, टाटा को दे दिया। टाटा भी स्ट्रगल कर रहा है, आज भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, सीट टूटा है, ये टूटा है। तो टाटा विल ऑल्सो टेक टाइम, बट आई एम श्योर टाटा विल बी एबल टू जनरेट बेटर सर्विस, बेटर प्रॉफिट्स ओवर टाइम। गवर्नमेंट शुड नॉट रन बिजनेसेस, गवर्नमेंट शुड डू पॉलिसी मेकिंग। जितने भी अपने स्टेट यूनिट्स है जो भी क्रिटिकल है, जैसे एनर्जी है, मुझे लगता है पानी है, वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दो या 50% प्राइवेटाइज कर दो। आपके अकॉर्डिंग डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन, गवर्नमेंट बैक्ड सीबीडीसीज जो हैं, राइट, उनका क्या इम्पैक्ट है? देखो, गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव जो भी क्रिप्टो उन्होंने लॉन्च किया, अभी तक चल नहीं रहा है। डिजिटल रुपी लॉन्च किया, नहीं चल रहा है। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दैट क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टे, बिटकॉइन इज हियर टू स्टे, और वर्ल्ड के क्रिप्टोज को आप अलाउ करो यहाँ पे। रेगुलेशन लाओ कि फ्रॉड ना हो, बट अगर आप अपना खुद का फंडा लॉन्च करने जाओगे तो वो हिट नहीं होगा। बट आई थिंक ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे। आई एम हैप्पी टू से कि काफी हमारे देश के म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन से करते हैं। ओके, यस, ब्लॉकचेन का पावर क्या होता है कि यू कैन नॉट मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स। ओके, तो गवर्नमेंट has started adopting that. मुकेश भाई यूजिंग ब्लॉकचेन टू डू फॉरेन पेमेंट्स। आज आपको यूके में पेमेंट करना है, आपको 3 दिन टाइम लगेगा, 2-3% कमीशन लगेगा। मुकेश भाई को पेमेंट करना है, विद इन 1 आवर पेमेंट हो गया, 0% कमीशन ब्लॉकचेन के कारण। सो आई थिंक ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। मैं वापस बोलता हूँ, गवर्नमेंट का जॉब इनोवेशन करना नहीं है, गवर्नमेंट का जॉब बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का जॉब है पॉलिसी बनाओ, ऑडिट करो कि भाई कोई अन्याय ना हो। गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमम इंटरफेरेंस इन बिजनेस, एंश्योर कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है और बेसिक सुविधा सबके पास हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, पोल्यूशन हो। गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, बाकी सब पे गवर्नमेंट ध्यान न दे तो बेटर है। डू यू थिंक बिटकॉइन इज ए रिलायबल इन्वेस्टमेंट? आई पर्सनली हैव नॉट इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। बट आई थिंक इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन, जिसको डालना है वो डाल सकता है।
मुझे समझ में नहीं आता कि बिटकॉइन का वैल्यू कहाँ से आ रहा है। एक ही वैल्यू है कि लिमिटेड करेंसी है, तो वहां पे इन्फ्लेशन नहीं होगा, जी तो जिसको हेज करना हेज करे। मुझे समझ में नहीं आता तो मेरा एक फिलोसॉफी है, जो समझ में नहीं आता उससे दूर रहो, फोमो में मत जाओ। तो क्रिप्टो करेंसी मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। जो लोग मुझे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ हाँ 2-5% ऑफ ए पोर्टफोलियो अगर आपको लगता है स्पेकुलेशन करके साइड में डाल दो, समझ में आता है तो। मैं नहीं करता हूँ। बट व्हाट कैन बी द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी? कुछ भी 100x हो सकता है, 0 हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप वही पैसे लगाओ क्रिप्टो में जो आप भूलने को तैयार हो। 10,000 डाल दिए, भूल जाओ, वो 10,000 का 10 लाख भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कुछ रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में अभी क्रिप्टो को लेके जो रिसेंटली आई हो? इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया कि भाई क्रिप्टो हमको समझ में नहीं आता, एंड यूजुअली क्रिप्टो करेंसी वाज यूज्ड बाय टेररिस्ट और एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स, ब्लैकमेलर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे उस पर 10% टैक्सेशन टीडीएस ठोक दिया। वो ठोकने के बाद क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत कम हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है कि वी डोंट वांट यू टू एनकरेज, गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे बोलता है वी डोंट वांट टू एनकरेज। तो अभी तक क्रिप्टोस के लिए ओपन मार्केट नहीं है। तो इंडिया भी तो अपना कॉइन लेके आने की बात कर रहा है। जब कॉइन आएगा और यूज होगा तब देखेंगे, अब तक यूज क्या हो रहा है। तो इंडिया क्या बोलता है, हम हमारा खुद का कॉइन लाएंगे, आप वो यूज करो, सीबीडीटी है या डिजिटल रुपी है, बट अब तक वो हिट नहीं हुआ, इट इज नॉट बीन यूज्ड अ लॉट। बिफोर वी टॉक अबाउट वेल्थ बिल्डिंग एंड मेकिंग बिग इन द मार्केट, जी, आईपीओस पे आपका क्या टेक है? आईपीओ फैंटास्टिक है, अच्छा है। इट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ स्टेटस। लगता तो किसी का भी नहीं है आईपीओ, पैसे तो सब लगा रहे हैं। ठीक है, किसी का तो लगता रहेगा, लगता नहीं तो लिस्टिंग डे के बाद लगा दो। देखो आईपीओस में आप इसके लिए पार्ट अगर ले रहे हो कि मुझे लगे, तो आपका मोटिवेशन गलत है। ओके। आईपीओस में इसके लिए लेना चाहिए कि ये कंपनी अभी अभी नया मार्केट में आया है और ये कंपनी के साथ मुझे एटलीस्ट 5 साल 10 साल रहना है। तो आईपीओ पे नहीं लगता, तो लिस्टिंग डे पे 5-10% ऊपर नीचे पे ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुझे एक कंपनी पसंद था, रिसेंटली आया, लिस्टिंग पे नहीं लगा मुझे आईपीओ पे, तो अगले दिन लिस्टिंग पे मैंने 5% ऊपर पे ले लिया। तो आप मैं यही बोलता हूँ, जो लोग आईपीओ पे लगाते हैं, ये एक ट्रेंड हो गया था कि आईपीओ में शेयर लग जाएंगे, लिस्टिंग डे पे 20% प्रीमियम हो जाएगा, 20,000 कमा लेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चले जाएंगे। ये माइंडसेट को चेंज करो। स्टॉक मार्केट इज फॉर मिड टर्म लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, नॉट फॉर लिस्टिंग डे गेन्स और मंथली गेन्स। ये माइंडसेट हटाओगे तो सुखी रहोगे। इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि ये आईपीओ अच्छा है और इसके फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है? आप रिसर्च वीडियोस देखो, खुद का बुद्धि यूज करो, और समझ में नहीं आता तो मेरा एक ही सिंपल फिलोसॉफी है, पसंद आए तो थोड़ा डालो। कोई भी एक कंपनी में पूरी अपनी किडनी मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। जैसे अभी एक कंपनी आ रहा था, उसका लिस्टिंग अच्छा नहीं था, बट मुझे वो कंपनी बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है नहीं यार ये कंपनी में दम है, एजेक्स इंजीनियरिंग करके मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए और छोड़ दिया। ठीक है ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यू विल नेवर नो, नो वन कैन टेल विद 100% प्रेडिक्शन कि हिट होगा या फ्लॉप होगा। अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था एंड पीपल वर प्रेडिक्टिंग दैट दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एंड ऑल दोज थिंग्स। लोगों ने पैसा डाला, भर भर के लोगों ने इन्वेस्ट किया, एंड मार्केट करेक्शन में 108 रुपए का आईपीओ लगा था लोगों का, और अब 88 रुपए में ट्रेड हो रहा है। वाह, ठीक है ना। तो वही, आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, तो विथ रिस्क विल कम आल्सो, विथ रिवॉर्ड्स विल आल्सो कम रिस्क। तो आप, मैं इसलिए बोलता हूँ आप हमेशा मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए रखो। और ये मैं बार बार यूथ को बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट्स इज नॉट अ प्लेस फॉर यू टू रिप्लेस योर सैलरी बिजनेस इनकम। अनलेस आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करो और गेट अ जॉब, गेट अ बिजनेस, और यहाँ पे आप दुखी मत हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ काम ही नहीं करते, स्टॉक मार्केट पे रहते हैं, वो सबकी अभी हालत है, सब रो रहे हैं, और उनको नौकरी भी करना नहीं है, आलस भी लग गया, तो ये सब लोगों की वाट लगने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। हाँ, 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाए, हर इंसान का सपना है। एवरीबडी इज लाइक स्टार्टअप एंड द स्टार्टअप कल्चर इज ग्रोइंग सो रिगरसली जी। in the last, I think, post COVID. What is the fastest way to build wealth and financial independence? देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सेपरेट टॉपिक है। स्टार्टअप को अगर बड़ा बनाना है तो 4 स्टेप्स, बहुत क्लियर स्टेप्स है। फर्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग? ओके, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप बड़ा नहीं हो सकते। ठीक है। सेकेंड, उसका मार्केट कितना है, आर पीपल विलिंग टू पे फॉर इट? ओके, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हाउ फास्ट कैन यू एग्जीक्यूट, एंड फोर्थ, हाउ वेल कैन यू मार्केट। ये 4 चीज अगर आप क्रैक कर लोगे तो आप बड़ा स्टार्टअप कर लोगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट हमेशा था, ओला पहले आया या एथर पहले आया? गेस करो कौन पहले आया रहेगा, ओला या एथर? आई थिंक एथर पहले आया था। हाँ, बट लोगों को ओला का नाम मालूम है, क्यों? क्योंकि ओला ने मार्केट अच्छे से किया।
सो चारों स्किल्स आपके पास होना चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो भाई, ईवी का सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मार्केट, हाँ मार्केट बड़ा है, क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या आप नेटवर्किंग मार्केट कर सकते हैं, एथर इसमें फेल हो गया तो 10% मार्केट शेयर पे है। ओला ने एक सिर्फ मार्केटिंग अच्छी की तो 30% मार्केट शेयर पे। तो ये चारों स्किल्स जब आपके पास है तो आप स्टार्टअप कर सकते हो। 99% लोग स्टार्टअप इसके लिए करना चाहते हैं कि सर मुझे करोड़पति बनना है, वो बड़े बनेंगे नहीं। ओके, आप पहले मेरे को ये बोलो कि तू स्टार्टअप कर रहा है तो तू क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। टिल यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड टिल यू आर नॉट क्रिएटिंग अ मार्केट, बिजनेस विल नॉट रन। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोल दूं, जोश जोश में कोविड के बाद जितने स्टार्टअप्स हुए 94% बंद हो चुके। 94% जी, कोविड के बाद, यानी 5 साल की कहानी बोल रहा हूँ। 94% बंद हो चुके। जिनको फंडिंग मिला वो भी बंद हो गए। बायजूस देख लो, एनसीएलटी में। राइट। तो फंडिंग मिलना इज नॉट सक्सेसफुल। स्टार्टअप को सक्सेसफुल कराने के लिए आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ये समझना चाहिए कि ये मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आपके पास एग्जीक्यूशन एबिलिटी होनी चाहिए, कैश फ्लो मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। सो आप ये मत सोचना कि इंस्टाग्राम पे आप देख लो, एक बहुत फेमस आदमी है MBA कॉफी वाला जी। आप लोग स्मार्ट है कमेंट्स में बोल देंगे कौन है। हाँ। ओके, लोग उसको गुड लक राजा भी बोलते हैं। आप करेक्शन भी समझ, कर देंगे लोग। हाँ गुड लक राजा भी बोलते हैं, या नहीं, पनौती राजा। कई लोग तो उसको बैड लक राजा भी बोलते ऐसे हैं। वही गुड लक राजा बैड लक राजा जो समझ लो। उसने अपना कंपनी खोला, आज जी। कितने उसके फ्रेंचाइजीज चल रहे हैं, कितना Right. प्रॉफिट कमा रहा है। Right. तो फेम इज शॉर्ट टर्म, बिजनेस इज लॉन्ग टर्म, बिजनेसेस डू नॉट सस्टेन। ये आप हमेशा याद रखो। तो स्टार्टअप करना इजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबको एक चीज बोलता हूँ कि जॉब्स आर ऑल्सो नॉट बैड। ये जो हेकड़ी लोगों पे आज के यूथ में हमें नौकरी नहीं करना, एंटरप्रेन्योर बनना है। किसकी गुलामी नहीं करना, भाई इतना इजी नहीं है। आप नौकरी इस जगह करो जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले और आपको ग्रोथ मिल सके। मैं सबसे क्लासिकल एग्जांपल ये देता हूँ, हम शार्क टैंक में देखते हैं, राधिका गुप्ता आती है, शी इज द CEO ऑफ एडलवाइस। यस। उसके पास पैसा भी है, प्रॉफिट भी है, गाड़ी भी है, वेल्थ है, एम्प्लॉय है। तो आप भी बनो उनके जैसे, ऐसे कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, प्रॉफिट शेयर मिले, बोनसेस मिले। सबको खुद का बिजनेस करोगे तो पॉसिबल नहीं है, सबको बिजनेस करने की बस नहीं सबकी। तो ये एक अच्छा टेक है, डू जॉब्स एंड यू कैन ग्रो इन जॉब्स, अगर आप अच्छे कंपनी अच्छे लोगों के साथ हो तो। अभी शार्क टैंक की बात करी, मुझे जब भी शार्क टैंक की बात होती है ना, मुझे अश्नीर ग्रोवर जी याद आ जाते हैं। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स इन इंडियन बिजनेस नाउअडेज। हाँ, अश्नीर ग्रोवर टाइम पास शो मैन आदमी है, टाइम पास है, स्टाइलिश है, दिल्लीश का आदमी है। तो जैसे बोलते हैं दोगलापन करता है, गाली गलौज करता है, तो यूथ को पसंद है बस। और इज ही नॉट अ गुड बिजनेसमैन? ही इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, ही इज अ वेरी 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 स्मार्ट बिजनेस। एक नहीं 2 यूनिकॉर्न्स खड़े किए उसने। इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन, नेटवर्क अच्छा है। और वो अब ही इज ट्राइंग टू बिकम द राखी सावंत इन द सीन, इन द सेंस की कंट्रोवर्सी करे। सॉरी अश्नीर भाई, लव यू, आप मुझे गाली दे सकते हो, मैं अप्रिशिएट कर लूंगा। बट आई थिंक लोग अश्नीर ग्रोवर को देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो आप वो जो मेहनत कर रहे हो, उनके पास जो IIT IIMs का बैकग्राउंड है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, आप वो भी इंस्पायर हो। सिर्फ वो शार्क टैंक का कूल डूड बन के उससे इंस्पायर मत हो। हम प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम ग्लैमर से इंस्पायर होते हैं, जो स्ट्रगल कहानी है कोई बोलता नहीं है। आई एम श्योर अश्नीर भाई के पास भी काफी ऐसे टाइम रहेंगे कि रात को वो रोए रहेंगे या नींद नहीं आई रहेंगी। सही बात है। बिना स्ट्रगल का आदमी ग्रो नहीं करता। तो आई थिंक देयर आर मच बेटर रोल मॉडल्स विच वी कैन लुक एट, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और साइलेंट में। ये हमेशा याद रखना, पीपल हु कम टू मच इन लाइमलाइट दे क्रैश आउट फास्ट, पीपल हु आर साइलेंट बिल्डर्स क्रिएट एम्पायर्स। डीमार्ट के ओनर का कोई पॉडकास्ट दिखा दो, नहीं। पेज 3 का फोटो दिखा दो, राधा कृष्ण दमानी, साइलेंट बिल्डर, 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, कुछ कम बात है क्या भाई? तो रियल पीपल। अच्छा, ब्लैक रॉक के कौन है भाई CEO? दिखा दो पॉडकास्ट, किधर है पेज 3 पे? वो तो तेरे मेरे से ज्यादा ज्ञान दे सकता है। सही बात है। पीपल आर साइलेंट बिल्डर्स। मुकेश भाई का दिखा दो पॉडकास्ट, वो तो अभी बेटे के शादी में वो भी स्ट्रैटेजिक था कि देश के यूथ को अट्रैक्ट करना है। दे आर साइलेंट बिल्डर्स। जो ज्यादा आवाज करते हैं ना वो यूजुअली राखी सावंत रहता है। ये ऐसे, सॉरी राखी जी, सॉरी एवरीवन, बट एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। It's like work in silence and let success make the noise. Build your right? empire in silence. आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब all these people who have made, like actually made big, are the silent killers of the market. And simple, वॉरेन बफे का किधर नाच नखरा दिखता है आपको? लुक एट एनी गुड पर्सन, और जो ज्यादा लाइमलाइट में आता है उस पर अटैक होता ही होता है। अडानी लाइमलाइट में आए तो हिंडनबर्ग ने अटैक किया। ये दुनिया का नेचर है कि अगर आप लाइमलाइट में आओगे तो पीपल विल अटैक यू, पीपल विल फाइंड यू। सो बी साइलेंट वर्कर, स्लो एंड स्टेडी विल ऑलवेज विन द रेस। अगर आप ज्यादा फेम में आ गए तो आप देखो, सीजन 1 में थे, अब सीजन 2 सीजन 3 में नहीं है, शायद 3 साल 4 साल के बाद अश्नीर ग्रोवर लाइमलाइट में से फेड हो सकता है ऐसा,
right? So in real life, the Sachin Tendulkars and the Amitabh Bachchans will always survive. People who have dignity and are silent workers. युवराज ने शो शाइन किया तो उसका एक इरा था, विनोद कांबली का इरा था, बट आज भी सचिन को गॉड माना जाता है ना. बिल्कुल. तो साइलेंट वर्कर्स आर ऑलवेज द बेस्ट. जस्ट लाइक ए आर रहमान. साइलेंट पीपल वर्किंग इन साइलेंस, लेटिंग देयर वर्क स्पीक. अभी इलॉन मस्क बहुत लाइमलाइट में है. मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलॉन मस्क? इज ही अ स्मार्ट, स्ट्रैटेजिकल, यू नो, पावरफुल लीडर, He और is not a human being, he's an alien. आप चेक करा लो. He's an outlier. There are some people who are born geniuses, who are born crazy. He is crazy, he's 50 plus. आप देखो तो कितनी उनकी गर्लफ्रेंड से कितने बच्चे हैं. 14. देखो तो he's a crazy person. और लोगों को तो लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर उनका अच्छा इन्फ्लुएंस है. आप देखो DOG, कोई सोच नहीं सकता, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ऐसा डिपार्टमेंट करके हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलता है प्रोडक्टिविटी दिखा रहे तो मैं लात मारूंगा. तो ही इज अ क्रेजी पर्सन, ही इज अ कंप्लीट आउटलायर. एंड उसने अपने सक्सेस से इतना कल्ट फॉलोइंग बनाया है कि ही डजंट नीड टू स्पेंड मनी इन मार्केटिंग. ट्विटर को मार्केटिंग नहीं करना पड़ता. टेस्ला का काम मार्केटिंग कर रहा है, SpaceX का काम मार्केटिंग कर रहा है. His personal brand, crazy brand, is doing his marketing. I think Elon Musk is a bigger brand than all his subsidiaries. Absolutely. तो and he is the marketing budget. तो sometimes strategy में work that you are so crazy, but वो खोखला नहीं है, उसके पास वो जीनियस है. ट्विटर के 70% स्टाफ को निकाल के भी ट्विटर आज अच्छे से चला रहा है. राइट. तो आदमी में दम तो है कि नहीं है, वो खोखला नहीं है. मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि जो खोखले लोग होते हैं, जो शो शाइन स्टाइल मारते हैं और फंस जाते हैं, ही हैज द टैलेंट टू बैक इट अप. एंड वो जीनियस है, वो वियर्ड जीनियस है, और लोग उसको कल्ट फॉलो कर रहे हैं. वो हर जगह आके इधर उधर नहीं हो रहा है. ही इज वेरी वेरी स्मार्ट. सो इलॉन मस्क इज एन आउटलायर. मैं उसको हमेशा प्यार से एलियन बोलता हूँ कि ये इंसान है, ये एलियन ही है, ये अलग ही आदमी है. What is your take on Illuminati controlling the global business? रहेगा. इल्यूमिनेटी नहीं, बट ब्लैक रॉक तो है ही है. देयर आर पीपल कंट्रोलिंग योर लाइफ एंड बिजनेसेस. Ambani's also are controlling your life and businesses. और ये हम जा रहे हैं. We have to accept it that the powerful will always control us. आप आज के तारीख में देख लो एक हार्श रियलिटी. कौन सा मीडिया हाउस इंडिपेंडेंटली खुल के बोल सकता है? फॉर एग्जाम्पल आई लव मोदी जी, बट अगर मुझे मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है, कौन सा मीडिया हाउस आज उसे क्रिटिसाइज कर सकता है? नहीं. एक NDTV था जो एंटी बीजेपी एंटी मोदी था. आज NDTV का मालिक कौन है? इंडायरेक्टली अडानी हो गया. So everything is controlled, everything is manipulated. आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. But what is your take on Illuminati? I think it is there. रहेगा. Powerful people always form. इसके दो पर्पस होते हैं. I believe 80% human beings are stupid. And that is why मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूँ जनरल चीजों में. क्योंकि आप वोटिंग करते हो तो आप एक ही ऐलान कर दो, भाई फ्री अनाज, फ्री पानी, तो जो फ्री बोलता है वो आ जाता है. तो 80% लोगों के पास दिमाग नहीं है. जो 10-15% है, अगर वो अच्छे इंटेंट से कि भाई देश में पॉपुलेशन कम होना चाहिए, शायद कोविड वैक्सीन एक रूमर है कि भाई कोविड को बनाया इसके लिए था कि देश का पॉपुलेशन कम हो. नहीं तो हाउ डू यू रिड्यूस अ पॉपुलेशन? 7 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन आप रिड्यूस कैसे करोगे? तो अगर उनका इंटेंट है कि फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड को सेव करना है, आर्ट को सेव करना है, एथिक्स को सेव करना है, तो अच्छा है. बट ये डाइसी टॉपिक है. पावर इज पावर. आई थिंक इल्यूमिनेटी इज देयर. I think powerful people are there and they are controlling the narrative. और आज के तारीख पे तो बहुत इजी है. सोशल मीडिया से जो कंट्रोल कर लो वो कंट्रोल हो जाएगा. आप एक सिंपल इग्जांपल देता हूँ, इल्यूमिनेटी का नहीं, महाकुंभ में 80%, ये मेरा मानना है, 80% जो लोग गए थे पहले फोमो के कारण गए, बाद में आस्था के कारण गए. राइट. ये सोशल मीडिया का पावर है. तो पीपल हु कंट्रोल द नैरेटिव कैन कंट्रोल योर माइंडसेट, कैन कंट्रोल योर बिहेवियर ऑल्सो. आस्था की बात करते हैं तो many successful entrepreneurs like Steve Jobs, yes, Ray Dalio, even Mark Zuckerberg, right, Oprah Winfrey, they talk about spirituality. बिल्कुल. In their journey, in their business journey. आपका क्या मानना है इस बारे में? What is the role of spirituality in success? Huge role, because when you are spiritual, it is nothing to do with religion. When you are spiritual, your energy increases, you have more clarity, you become more philosophical, you enjoy life and you're able to look at things in a different angle. स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से लात मार के निकाला गया, तो उन्होंने लाइफ रिबूट करने के लिए नीम करोली बाबा यहाँ पे आए, उन्होंने मेडिटेशन किया, जो भी किया. तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी हैज अ ह्यूज रोल कि आप अपनी एनर्जी क्लैरिटी को इंप्रूव कर सको, बढ़ा सको. तो आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी. एनर्जी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, एक अलग टाइप का आपको एक पॉजिटिविटी मिलता है. Is it like spirituality
equals to less fear? नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज, अगर आप भगवत गीता आप समझ लो कि कर्म जी। कर, फल की अपेक्षा मत कर, सो यू बिकम मोर प्रोसेस ड्रिवन, यू बिकम मोर फिलोसॉफिकल, और आप ज्यादा आउटकम्स की ज्यादा चिंता नहीं करते हो। स्पिरिचुअलिटी में और एक चीज होता है जो गौतम बुद्ध ने भी कहा है, लॉर्ड महावीर भगवान ने भी कहा है, कि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो कि कोई प्रशंसा करे तो भी आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो, और कोई गाली दे जो भी आप ज्यादा डाउन ना हो। सो व्हेन यू आर हैविंग अ स्टेबल इमोशनल बैकग्राउंड एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, आप डिसिप्लिन से बिल्ड करते जाओगे तो यू बी एबल टू ग्रो हेड। स्टॉक मार्केट में भी जिस इंसान ने इमोशन पे काबू किया वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में व्हाई डू पीपल लूज मनी? इमोशनल ग्रिप नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू बिकम इमोशन ग्रिप, के भाई इमोशन को आप संभालो। Even the most experienced and successful entrepreneurs have self-doubt, यस, right? आपके हिसाब से how can entrepreneurs overcome it and believe in themselves? क्योंकि self doubt होना तो लाजमी है, बिल्कुल है। बट इससे बाहर कैसे निकला जाए? सेल्फ डाउट तो होता ही आदमी के पास होता ही है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से हैव अ कोच, हैव समवन हु पुशेस यू। विराट कोहली का बैड पैच था, बट ये चैंपियंस ट्रॉफी में वापस वो बाउंस बैक हो गया। तो हैव समवन हु कीप्स पुशिंग यू, हैव अ कोच, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका सर्कल कैसा है? इफ यू आर इन बिटवीन विनर्स यू विल ऑलवेज फील लाइक अ विनर। समझो हर एक का डाउन फेज आता है, बट अगर आप एक पावरफुल सक्सेसफुल लोगों के बीच में हो यू विल फील पावरफुल एंड सक्सेसफुल। तो चूज योर सर्कल वेरी वाइजली, हैव अ गुड कोच। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, पीपल हु राइट देयर गोल्स एंड राइट देयर ग्रैटिट्यूड डेली, दे विल एंजॉय देयर लाइफ्स बेटर। यानी जो इंसान अपने गोल्स को डेली देखता है कि यार मुझे 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, मुझे एक हॉस्पिटल खड़ा करना है, और जो आदमी रात को सोने से पहले बोलता है थैंक यू मॉम डैड, थैंक यू भगवान, थैंक यू माई वाइफ, वो लाइफ एंजॉय करता है। Affirmation, अफर्मेशन, manifestation. यस। तो मेरा एक बहुत वायरल रील भी हुआ था, GAG, यू राइट योर गोल्स डेली, you have an accountability coach and say gratitude every day, you will enjoy your life. GAG for greatness. Success मंत्र है? ये सक्सेस मंत्र है, बिल्कुल। और बहुत सारे सक्सेस मंत्र से, बट शायद हम नेक्स्ट टाइम आएंगे या जब भी रहेगा कर पाएंगे तो करेंगे। ऑडियंस से एक पूछना चाहूंगा दैट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट फंडिंग, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्टार्टअप स्कीम सब्सिडीज, तो आप कमेंट्स पे बोलना एंड विल कम एंड डू अ पार्ट 2 पॉडकास्ट अगेन विद। डेफिनेटली मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पीपल टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन दे वांट, बिल्कुल। बिकॉज हम जब लास्ट पॉडकास्ट था हमारा संजय कथुरिया जी के साथ, सो ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड टुडे वर इन द कमेंट सेक्शंस कि वी वांट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जी, व्हाट्स वन सक्सेस टिप दैट यू वुड गिव टू एवरी एंटरप्रेन्योर टुडे? एंटरप्रेन्योर, यस, very very important, no compromise on team and cash flow. You will need team and you need to manage cash flow. जिस एंटरप्रेनर के पास टीम नहीं है और जिस एंटरप्रेनर के पास कैश फ्लो ग्रिप नहीं है वो बर्बाद हो जाएगा। सो फाइनेंस का नॉलेज आना बहुत जरूरी है। जो लोग बोलते हैं फाइनेंस समझ में नहीं आता, बिजनेस मत करना। और अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो, टीम वर्क नहीं कर सकते, तो बिजनेस मत करना। टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस कंपलसरी फॉर गुड बिजनेस। बट व्हाट इफ अ पर्सन हैज अ गुड आइडिया? शुड द पर्सन ब्रिंग इन अ पर्सन हु इज बेटर इन फाइनेंस? यस, आप फाइनेंस कंसल्टेंट्स ला सकते हो, आप कोई को फाउंडर ला सकते हो, आप अच्छे सीए को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको आता नहीं पर आप टीम प्लेयर होके हेल्प तो मांग सकते हो। बट एज एन एंटरप्रेनर आप फाइनेंस को अंडर एस्टिमेट मत कर सकते हो। टॉप 3 रीजंस व्हाई कंपनी फेल इज टीम, फाइनेंस एंड टाइमिंग। कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ गया या प्रोडक्ट रेडी नहीं था, तो टाइमिंग है, अच्छा टीम नहीं या फाइनेंस नहीं है। अगर ये 3 को कवर कर दिया तो फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्टली, अकॉर्डिंग टू यू, जी, इंडिया क्या रोल प्ले कर रही है ग्लोबली in shaping the global economy in the coming decade? I think India is going to be the energy superpower of the world, where people will come here to find their identity. बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस होने वाला है कि who am I, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ लैंड, अपॉर्चुनिटी लैंड, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पे डिस्कवरी होगा। आई प्रेडिक्ट ये एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, गॉड वाला बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा। तो हम जो बोल रहे हैं मोदी जी का सपना है कि विश्व गुरु बनेंगे, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल एंड वैल्यू प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड हम बन सकते हैं। क्योंकि इंडिया एकमात्र देश है आज तक जिसने कभी भी किसको इन्वेड नहीं किया, किसी को अटैक नहीं किया, और सबको असिमुलेट किया है। तो रियल कल्चर एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ द वर्ल्ड, एनर्जी एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के पास पोटेंशियल है कि ये सेंस में वो विश्व गुरु बने। सर एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ जी, a lot of people, as you only mentioned many times, जी, that you should have a coach, you should have a guide, you should have a person जी,
जो आपको समझा सके, सिखा सके. सी, एवरीबडी नीड्स अ गुरु, एवरीबडी नीड्स अ मेंटर. बिल्कुल बहुत रेयर होता है कि किसी का कोई मेंटर नहीं है, या Right. बट कहीं ना कहीं से वो लर्निंग करता है, स्पेशली बुक्स, राइट. बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी जो एवोल्यूशन हुई चीजों को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम के साथ, वो मैं बुक्स के थ्रू करता हूँ. आप देखोगे यहाँ पे भी काफी सारी बुक्स बिल्कुल. रखी हैं. सो हाउ कैन अ पर्सन, यू नो, और हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू और एनीवन, और इफ दे वांट अ गाइड इन देयर लाइफ? श्योर. अगर बिजनेस लीडरशिप सीखना है तो एवरी संडे फॉर 3 hours वी कम एंड वी टीच बेसिक्स ऑफ बिजनेस. ओके. कि भाई बिजनेस में स्ट्रैटेजी क्या होता है, सिस्टम्स क्या होता है. अगर आप या आपके फैमिली वाले दुकानदार हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, आपको टीम में दिक्कत आ रहा है, सेल्स में आ रहा है, तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आइए संडे 3 घंटा हमारे साथ सीखिए. वी आर लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, वी आर लाइव और हम हर से बात करते हैं. और साथ ही साथ लोगों को कभी डाउट होता है तो टिपिकली वी आर पेड एक्सपर्ट्स, हम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट यूजुअली हमने यूथ को और समाज को हेल्प करने के लिए हर थर्सडे मैं या मेरी सीनियर टीम हमारे चैनल पे लाइव आते हैं और आपके बिजनेस के जितने भी डाउट्स है 1-to-1 हम सॉल्व करते हैं कि सर फंडिंग कैसे उठाए, सर मेरी कंपनी का ये टर्नओवर है, मुझे क्या करना चाहिए. तो एवरी थर्सडे यूट्यूब लाइव हम करते हैं. क्यों ज्वाइन करे लोग आपको? तो उनको जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं और हम उनको गाइड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. What is the USP? Like, see, Okay. there are so many Coaches. financial Yes, coaches and yes, gurus, yes, yes. right? What is the USP? पूरे भारत देश में एक ऐसा कोच नहीं मिलेगा जो खुद आईटी समझता हो, आईआईटी बॉम्बे गया हो, बीजेटी आईआईटी बॉम्बे गया हो, जो खुद सीए सीएफए एफआरए में खुद ने पढ़ाई किया है, जिसने खुद ने न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो में काम किया हो, खुद यहाँ पे बिजनेस फॉर्म किया हो, खुद एक रिटेलर हो, मेरे रिटेल चेन स्टोर से, बिना लोन का बिना फंडिंग का. मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, बिना लोन का बिना फंडिंग का. मैं 6 महीने में 16 आईपीओस निकालता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो. कोई कोच बता दो जिसने 16 आईपीओस निकाला, जिसको आईटी समझ में आता हो, जो खुद रिटेल चेन स्टोर्स मैन्युफैक्चरिंग चलाते हो. तो आई हैव डन दैट, बीन देयर. तो बोलना और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है. 16 आईपीओस निकालना खाने की बात नहीं है, वो टीम है. तो जो एक्सपीरियंस और नेटवर्क हमारे पास है पूरे भारत देश में किसी के पास नहीं है. पीपल कैन बी बेटर मोटिवेशनल स्पीकर्स देन अस. मैं मोटिवेशन में मानता नहीं हूँ. वी आर द बेस्ट ग्रोथ मेंटर्स. तो जिनको सीखना है फ्री में थर्सडे आइए, लाइव Q&A करके आपको एक बिजनेस गाइड है, आपको हेल्प करके चला जाएगा, तो ये लेना चाहिए. इनफैक्ट कुछ कुछ एकलव्य ऐसे होते हैं जो अंगूठा काट के देते हैं. हम तो अंगूठा नहीं मांग रहे, हम तो आपका टाइम मांग रहे. आप आइए 15 मिनट देखिए, कीप लर्निंग. एंड जैसे मैं बोलता हूँ, आई मे नॉट बी द राइट कोच और मेंटोर, और बट यू हैव टू इंटरैक्ट. जब तक आप मिलोगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे उजाला का टैगलाइन काम आता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. 4 बूंदों वाला. हाँ, 4 बूंदों वाला. तो 4 मिनट वाला थर्सडे लाइव पे आइए, आप बात करिए. एंड लाइक आई सेड, वी आर हियर टू गिव. इनफैक्ट कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स को जिन पे हमें प्यार आता है, हम उन्हें फंडिंग भी देते हैं. Oh wow. सो आई हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल एज baseshgala.com/risex. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम आइडिया स्टेजेस को नहीं देते. एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो अगर आपको 3 लाख 5 लाख रुपया कैश चाहिए प्लस मेंटोरिंग चाहिए, तो हम आपको 3 लाख 5 लाख रुपीज एज अ ग्रांट देते हैं. हमको इक्विटी भी नहीं चाहिए, इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए. ये 5 लाख रुपए तुमको गिफ्ट प्लस 1 साल का हम हमारा मेंटोरिंग भी देते हैं, बट ओनली फॉर सिलेक्ट पीपल. तो जिनको वो चाहिए वहां पे अप्लाई कर लो, जिनको कुछ गाइडेंस चाहिए थर्सडे पे आ जाओ. तो वी आर हियर टू गिव, फायदा ले लो. स्टॉक खरीदने से पहले फंडामेंटल्स देखने, आपने अपने फंडामेंटल्स बता दिए. बिल्कुल. मुझे आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग लग रहे हैं. तो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज learning is the biggest investment Yes. a person can have in their life. बिल्कुल. So last thing. जी. A person as a guide, as a mentor, 3 books that you would recommend Sure. for everyone, बिल्कुल. जो कि उनको लाइफ में एक बार जरूर पढ़ने चाहिए. बिल्कुल. Not about entrepreneurship, not about life, mentorship, whatever, जी. but these 3 books Yes. को इंसान अब्सॉर्ब कर ले तो he can become a better person, better entrepreneur and have a good mindset. बिल्कुल. 3 books for every person, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो. एक बुक आपके यहाँ पे पढ़ा है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, पढ़ना चाहिए. मोटिवेशन विल हेल्प यू जंप, हैबिट्स विल हेल्प यू फ्लाई. एटॉमिक हैबिट्स. सेकंड डेल कार्नेगी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स. सुनो यहाँ पे ही है. ओके. तो आई थिंक ये बहुत बेसिक बुक है कि आप टीम वर्क में आप कैसे करो. Right. एंड थर्ड बुक बहुत सिंपल है, फैमिली के साथ पढ़ो, हु मूव्ड माय चीज, स्पेंसर.
जॉन Marks, स्पेंसर या जेम्स स्पेंसर, जॉनसन स्पेंसर, हाँ जॉनसन स्पेंसर, हु पर मूव्ड माय चेस। अभी 3 दिन पहले पढ़ी। बस देखो, ये 3 बुक्स, एक चेंज मैनेजमेंट के ऊपर है, एक टीम वर्क के ऊपर है और एक डिसिप्लिन हैबिट्स के ऊपर है। ये 3 बुक्स एनी फील्ड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लाइफ। आई थिंक आई विल ऐड वन मोर टू इट, बोलो। बिकॉज अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा, इट्स कॉल्ड द 1 मिनट मैनेजर, यस दैट्स आल्सो बाय जॉनसन स्पेंसर, यस and that एंड that केनेथ is ब्लैंकार्ड, और एक yes, भी ऑथर है yes, केन ब्लैंकार्ड, ही इज yes. अमेजिंग। यस and that's one book that every person should, you know, Read. it's not about being a manager in a business, Yes. but it's also about being a manager in your day to day life, Yes. so everybody should read that. Yes. कैसे फीडबैक देना है, डेलीगेट करना है, यस ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कल्चर जो है रीडिंग का और डिस्कशन का, ये फैमिलीज में अगर चालू रहता है तो आई थिंक ये नॉलेज लर्निंग सिलसिला चालू रहेगा। Wow. Thank you so much, sir, यस for the time, for the energy, and for the knowledge that you shared today. बिल्कुल। And I think people will love it, enjoy it, and learn a lot of things. जी And I would recommend people to join your courses जी to learn more. जी बिल्कुल, आइए थर्सडे आइए, संडे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, वी आर हियर टू गिव, एंड ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस इज डू नॉट ट्राई टू फिट, बी हु यू आर। भले लोग आपको मिसफिट बोलते हैं, बट लव योर सेल्फ, बी कूल, एंड इफ यू आर मिसफिट बट इफ यू लव योर सेल्फ, यू विल बिकम अ सुपरस्टार। दैट्स द लास्ट Wow. मैसेज। Thank you so much, sir, यस for coming.